प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में इसे पीजीबीपी बोलते हैं। थर्ड हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बाद थर्ड हेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड के अंदर आपकी जो इनकम आएगी, जो आप एज यूजुअल ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, जो वो इनकम डिक्लेयर आप करेंगे, उस इनकम को लेके बड़े डिस्प्यूट हैं आपके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच। आप कभी कभी कह रहे होंगे कि सर ये इनकम जो है इतनी बनती है, डिपार्टमेंट कह रहा होगा कोई और फिगर। तो इस तरह के डिस्प्यूट आपके और डिपार्टमेंट के बीच अक्सर होते रहते हैं। तो इस वजह से ये केसेस से भरा पड़ा है चैप्टर। हालांकि केस की बजाय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ठीक है, इसके फैक्ट क्या हैं। फैक्ट याद हैं तो आप उससे अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे सपोज एक मशीन खरीदी आपने फौरन से, मशीन खराब हो गई, वापस रिपेयर के लिए भेजी फौरन, फिर रिपेयर होके वापस आई, तो वो जो रिपेयर के लिए वापस भेजी, ठीक होके वापस आई दोबारा, उसका खर्चा लग गया 50,000 रुपये या 5 लाख रुपए। क्या ये कैपिटलाइज होगा? ऑफिसर कहता है इट इज टू बी कैपिटलाइज विद मशीन, आप कहते हो इट इज एडमिजिबल एज एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस इन द P&L। क्या कहते हैं आप? P&L में अलाउड होना चाहिए, इट कांट बी कैपिटलाइज। वजह क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर उसकी वैल्यू में एडिशन नहीं हो सकता, ये खर्चा वैल्यू में एडिशन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जो परचेज करते वक्त जो खर्च लगा वो कैपिटलाइज हो सकता है, ये तो दोबारा खर्च हो रहा है ठीक को, खराब को ठीक करने का, ये कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो ये डिस्प्यूट है कि ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा। ऐसे और भी डिस्प्यूट है। मान लो डायरेक्टर फौरन गया मशीन लेने, उसका खर्चा क्या P&L में अलाउड होगा? नहीं, इट इज टू बी कैपिटलाइज विद मशीन, मशीन में आना चाहिए। ऐसे ही क्या हुआ, एक अंडर राइटर है, सपोज अंडर राइटर समझते हैं? अंडर राइटर हु गारंटी टू इश्यू शेयर्स ऑफ कंपनी, जो कमीशन लेता है और अंडर राइटिंग कमीशन लेके शेयर देने की बात करता है। इस आदमी को कंपनी से कमीशन मिलना है और ना शेयर बिक पाने पे इसने शेयर परचेज किए हैं। मान लो इसको 10 लाख के शेयर परचेज करने पड़ गए, जो कि क्या है? अनसब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, अनसब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। इसको 10 लाख के शेयर लेने पड़ गए और इसका कमीशन है सपोज 1 लाख रुपीज का। ये बंदा कहता है इनकम टैक्स को कि सर मेरे शेयर की कॉस्ट में से काट दो कमीशन 1 लाख, मेरे पे मुसीबत आ गई, मुझे 10 लाख रुपए के शेयर लेने पड़ गए सर, पब्लिक ने नहीं खरीदे, जो मैंने गारंटी दी थी कंपनी को कि मुझे कमीशन दे दो इतना, मैं बिकवाऊंगा आपके शेयर, बिक नहीं पाए। तो कंपनी ने किसके जिम्मे लगा दिए शेयर? अंडर राइटर के। कितने? सपोज 10 लाख। अब ये बेचेगा बाजार में, पैसे ले लेगा, एक बार तो जेब से लग गए ना 10 लाख रुपए का, इसे क्या गया? कमीशन। ये बंदे का कहना है कि सर मेरी शेयर्स की नेट कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या मानी जाए? 10 लाख मेरी जेब से गया, माइनस 1 लाख का कमीशन मुझे रिसीव हुआ, काट के मेरी कॉस्ट कितनी मानी जाए? 9। कोई भी इनकम बिजनेस की मेरी ना मानी जाए। कल को शेयर बेचूंगा 9.5 में, तब आ जाएगी इनकम 50,000। 10 में बिक गए शेयर, तब आ जाएगी लाख रुपए इनकम। 11 में बिक गए, तब 2 लाख आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरी कोई इनकम नहीं मानी जाए। ऑफिसर कहता ना, गलत कह रहा है, मैं तो तेरी लाख रुपए क्या मानूंगा कमीशन की? इनकम। इस पे लूंगा तुझसे टैक्स। 10 लाख के शेयर तेरी कॉस्ट, कल को देखेंगे 10.5 में बिके, फिर लूंगा, 9.5 में बिके तो तेरा लॉस मान लूंगा। अभी तो तेरी लाख रुपए क्या मानूंगा मैं? इनकम। टैक्स लगाऊंगा। 10 लाख इज द कॉस्ट ऑफ शेयर टेकन बाय यू। ये अंडर राइटर का कहना है सर गलत कह रहे हो, आज मुझ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए 1 लाख पे, मेरे पे तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, 10 लाख के शेयर जेब से लेने पड़ गए। थोड़ा आइडिया तो यही है ना, शेयर कम में बिकने के चांस हैं
क्योंकि शेयर बहुत अच्छे होते तो इसके जिम्मे कंपनी थोड़ी लगाती, बाजार में लोग ही खरीद लेते। तो इसको घाटा आने के पूरे आसार हैं इन शेयरों में। इसको लेने पड़ गए 10 के। ये बंदा कहता है जी 10 के शेयर लिए, लाख रुपए कमीशन आ गया कैश, मेरी कॉस्ट कितनी मानी जाए? 9। इनकम मानी ही ना जाए मेरी। क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसका? तो ये इसने कह दिया है, आपको क्या लगता है क्या सही है? हाँ जी, क्या सही लग रहा है? असेसी सही है या असेसिंग ऑफिसर सही है? असेसी सही है। इनकम टैक्स के अगेंस्ट केस लड़ा गया जिसमें क्या है, असेसी ने केस जीता। ऑफिसर को कहा गया कि 1 लाख रुपए इनकम असेस नहीं करनी चाहिए, इसकी कॉस्ट ऑफ शेयर ही क्या मानी जानी चाहिए? 9, उसमें से कट होना चाहिए। तो इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं। एक लोकल में कपड़े के शोरूम में उनका लगभग 1.5-2 लाख रुपए मिठाई का बिल था। कपड़े का शोरूम था, मिठाई का बिल था। ऑफिसर कहता है झूठ है ये। कहता है किस चीज़ की मिठाई? वो कहता है जी भगवान को भोग लगाते हैं हम रोज, भगवान को भोग लगाते हैं, मिठाई बांटते हैं, बर्फी बांटते हैं, ये उसका है बिल। ऑफिसर कहते इतना भोग लगा देते हो 2-2 लाख रुपए का? तो वही ये तो मैं नहीं मानता, झूठ है ये सरासर। भी इतनी भोग में 2-2 लाख रुपए लगा दिए, ये खर्चा झूठा है, जस्टिफाइड। ऑफिसर ने कहा जस्टिफाई करो, तो उन्होंने जस्टिफाई किया। जिस स्वीट शॉप से वो आती थी मिठाई, तो एम्प्लॉई इतने थे उनके, तो 1 डिब्बा सुबह 1 डिब्बा शाम को आता था, ऐसा कुछ था। 1 डिब्बा 1-1 पीस दो, एम्प्लॉई इतने थे, डिब्बे में कितने पीस होते होंगे? 50-60 पीस होते होंगे। कहता जी 1 सुबह लग गया, शाम को 2 बार भक्ति करते हैं हम। तो सुबह 200 का डिब्बा और शाम को 200-250 का डिब्बा, 500 रुपये की बर्फी, महीने की 15,000, साल की 1,80,000 लगभग हो गया। बिल है हमारे पास, बिल है उनके पास थे। मान गया ऑफिसर, जब आपने बिल ही दिखा दिए पक्के बिल मिठाई के, तो मान गया। मेरा कहने का मतलब यही डिस्प्यूट है कि भाई आप जो P&L में खर्चे डाल रहे हैं, ऑफिसर कभी कभी चैलेंज करता है कि ये गलत है, आपकी और ऑफिसर की डिबेट चलती है, फिर आप एविडेंस देते हैं, कभी कभी ऑफिसर फिर नहीं मानता, वो आपका टैक्स बना देता है, फिर ऑफिसर के अगेंस्ट कमिश्नर के पास आप अपील डालते हैं, वो भी क्या है आगे से एविडेंस मांगता है, नहीं तो कहता मेरा हिस्सा वही चीज़ है। वहाँ केस हार जोगे तो इनकम टैक्स अपीलांट ट्रिब्यूनल में केस जाता है ITAT के अंदर, वहाँ भी और बैठे सीनियर आदमी बैठे हैं सिस्टम आपको पता ही है कैसा हाल है देश का। ITAT में केस जाता है, वहाँ केस हार जाते हैं, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। लोकल कोर्ट में इनकम टैक्स GST का केस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? यहाँ के जो अपने जज साहब हैं उनको इनकम टैक्स GST की नॉलेज ही नहीं होती। इतना तो रोज़ अपडेट होता है, ये पढ़ाने वाले परेशान, पढ़ने वाले परेशान। अब कोर्ट में कौन टेंशन लेगा, इसको पढ़ेगा। हाई कोर्ट में तो कॉमर्स बैकग्राउंड के कुछ जजेस जिन्होंने कॉमर्स फील्ड से आए, जैसे उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है भी तुम्हारा फील्ड यही रहेगा, तुम टैक्सेशन के केस ही सुनवाई करोगे। तो वहाँ बंदे स्पेशल बैठे हैं। तो हाई कोर्ट किसी भी स्टेट की हो या सुप्रीम कोर्ट, उसमें जा सकते हैं आप ITAT के बाद। तो एक सिस्टम है पूरा, असेसिंग ऑफिसर, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT। वहाँ बात ना बने केस हार जो, तो कहाँ ITAT के अंदर इनकम टैक्स अपीलांट ट्रिब्यूनल, वहाँ केस हार गए। असेसिंग ऑफिसर से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वहाँ बात नहीं बनी तो ITAT, वहाँ से हाई कोर्ट, फिर लास्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वैसे इतने तक चलते चलते ना जेब में खाली हो जाती है बंदे की। यहाँ तक आना आसान है क्या? सुप्रीम कोर्ट तक जाके केस लड़ना, ये तो बहुत ही बड़ा केस आ जाए तो अलग बात है। वरना क्या है, छोटे मोटे केस बंदा सोचता भैया कर लो सेटल जैसे होता है, वहाँ तक कौन जाएगा। बहुत बड़ी कंपनी है तो केस जा सकते हैं। एक डायरेक्टर बीमार था, अपने साथ अपनी वाइफ को ले गया फॉरेन। कोई टूर था, बिजनेस टूर कंपनी का। कंपनी ने डायरेक्टर और उसकी वाइफ का खर्चा दोनों पे कर दिए। ऑफिसर ने चैलेंज किया कि डायरेक्टर का खर्चा तो ठीक, इसकी वाइफ का खर्चा जो कंपनी ने दिया, ये कंपनी का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। ये कैसे ऐसे ही बांटते फिरोगे तुम पैसे, और P&L में लिखने क्यों देंगे हम? इससे तो तुम्हारे प्रॉफिट क्या होंगे, गो डाउन बाय रुपीज़ एक्सपेंडेड ऑन द वाइफ, तो वो अलाउड नहीं है। कोर्ट में क्या हुआ केस है, कोर्ट में वो ऑफिसर पे जो खर्चा हुआ उसकी वाइफ पे कंपनी कहती अलाउड होना चाहिए। कोर्ट ने जजमेंट दी, एक्चुअल में वो डायरेक्टर बीमार था। कोर्ट ने जजमेंट दी कि अगर कोई आदमी बीमार है,
मेडिकल रिपोर्ट है उसकी, बीमार है, तो उसको हेल्पर साथ में चाहिए, वो अकेला मैनेज नहीं कर सकता सब कुछ। तो अगर उसके साथ कोई हेल्पर चला गया, पर वो हेल्पर ऐसा होना चाहिए जो उसके काम में वहाँ सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो बीमार है, मतलब उस कैपेबिलिटी का हो। वो पता लगे नौकर को ले गया, वो पढ़ा लिखा नहीं, नो, ऐसा हो जो उसके काम में सपोर्ट करेगा। सीए साहब ऑडिट पे गए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई तो साथ में एक टाइपिस्ट हेल्पर ले गए, तो क्या उसका खर्चा अलाउड होगा? बिल्कुल होगा, सारे खर्चे बैंक करेगा, और वो अलाउड भी होना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट में ले गए अपने काम के लिए। नहीं टाइप होता, हाथ पे चोट लग गई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑफिसर का खर्च, वो साथ में जो हेल्प के लिए ले गया है फैमिली मेंबर, उसका खर्चा अलाउड होगा, ये इनकम टैक्स के केस में कोर्ट ने कहा। रियल लाइफ में जो ये केस है, उसमें डायरेक्टर को कैंसर था, और कैंसर पेशेंट अकेला घूमता फिरे, कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो साथ में हेल्पर चाहिए, तो वाइफ गई थी, वो भी कैपेबल थी, क्वालिफाइड थी, अलाउड हुआ। तो इस तरह के डिस्प्यूट अक्सर होते रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसीज के साथ। और उस सेक्शन में क्या है, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस बेस पे कोर्ट जजमेंट देता है। तो बड़े डिस्प्यूट हैं इसके अंदर। बड़े लोगों का मानना है, खासकर सैलरीड एम्प्लॉय का, कि सर हम सैलरी लेते हैं 60-70 हज़ार रुपये, फिर भी हम पे TDS कटता है, टैक्स लगता है, 1-1 रुपया लिख के मिलता है, और ये इतने इतने शोरूम जो रोज़ सुबह 500 रुपये की मिठाई भोग में बांट देते हैं, आप सोचो उनकी इनकम कितनी होगी। सर उनकी इनकम देखते हो ना, साल बाद पता लगता है जी 3 लाख रुपए इनकम, साल की इनकम 4 लाख रुपए, और हम कहते हैं बेचारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बिजनेसमैन चोरी करता है, कुछ सारे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर केसेस है, और ये डिस्प्यूट भी है। ऑफिसर के लिए भी हमदर्द लोग बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उसको पैसा भी कौन दे के जाते हैं? बिजनेस कैटेगरी के लोग ही दे के जाते हैं, ये चीज़। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या उसका सही जजमेंट है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि आपने ट्रेडिंग एंड P&L बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें तरह तरह की इनकम डेबिट क्रेडिट की आपने, काफ़ी कुछ क्रेडिट किया, डेबिट। सिग्नल डाउन दिखा रहा है उसमें, तो काफ़ी कुछ डेबिट क्रेडिट किया, नेट प्रॉफिट निकाल दिया आपने। मान लो आपका नेट प्रॉफिट 6 लाख है, यहाँ काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं। अब वो देखना है एक्सपेंसेस अलाउड होंगे कि नहीं होंगे, वो देखना है इस चैप्टर के अंदर। जैसे मान लो आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना दिया, कंपनी बनाती है ना एज पर अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग, आपने कोई फाइन दिया या पकड़े गए, पेनल्टी दी कोई गलत, जर्नलिज्म में पैसा ट्रांसफर कर दिया, स्टाफ को सैलरी दी है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल दिए हैं, आपने डेप्रिसिएशन लगाया है असेट्स पे, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आपने जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिखाए हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चे किए आपने, ऐसा। अब अपने को ये देखना है, इधर इनकम्स हैं तरह तरह की, जैसे रेंट लिख दिया, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट आया, बैंक इंटरेस्ट ऑन FD, ऐसा कुछ, बाकी सेल है और GP और वो सब। मुझे ये देखना है ये जो नेट प्रॉफिट है, ये 6 लाख रुपए, ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रेगुलर है, सही है, या ये बिजनेस की इनकम है, मानूं कि ना मानूं, ये मुझे चैप्टर बताएगा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है बिजनेस की इनकम अलग है, बाकी हेड की इनकम अलग है। ये जो आपको रेंट आया हाउस प्रॉपर्टी का 10,000, बैंक का इंटरेस्ट आया 5, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। ये किस चैप्टर की इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी की। ये किस चैप्टर की इनकम है? अदर सोर्सेज की। ये बिजनेस की इनकम नहीं। तो आपके जो नेट प्रॉफिट 6 लाख आए हैं, उसमें से लेस कर दो नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस की इनकम नहीं है। क्या? 10,000 रुपये रेंट, और जो इंटरेस्ट FD का कितने रुपए? 5। ये बिजनेस की इनकम नहीं है, इसे क्या कर दोगे आप? लेस कर दोगे। लेस हो गया। ऐसे ही ये खर्चे बिजनेस के नहीं है। बैड डेट्स का प्रोविजन पढ़ूंगा मैं, ये डिटेल में, कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स कहता है जब एक्सपेंडिचर हो जाए तो बता देना, ऐसी रुपये प्रोविजन बना लोगे। जब तुम्हें लगेगा प्रॉफिट ज़्यादा है,
ऐसी बना दोगे प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नॉट अलाउड। ऐसे प्रोविजन खर्चे हुए तो बता, ये प्रोविजन को क्या कर इनकम टैक्स कह रहा है, एड बैक। ये खर्चा बिजनेस का नहीं है। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। जैसे फाइन लगा 4,000 रुपये का, जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया 6,000 रुपये, इनकम टैक्स कहता है वापिस जोड़ो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर रिपेयर। जब तेरा डूबेगा तब बताना। ऐसे तो तू जब प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तू क्या करेगा, प्रोविजन बना के प्रॉफिट को क्या कर देगा, और जब तेरे प्रॉफिट कम आए तब कह देगा मैं प्रोविजन रिवर्स करता हूँ, इनकम मानता हूँ, बैड डेट्स हुई नहीं। गलत है ना ये चीज़। तो आपके हाथ में कंट्रोल ना हो तो इनकम टैक्स कहता है कोई प्रोविजन अलाउड ही नहीं। जब बैड डेट्स हो तब लिखना, जब रिपेयर करवाओ तब लिखना, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं। ऐसे ही ये जो पेनल्टी गलत काम की है ना, पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम किया और आप पे क्या लगी, पेनल्टी। कितने रुपए की पेनल्टी लगी, 4। इनकम टैक्स कहता है गलत काम करती क्यों, गलत काम क्यों करते हो, ना करो, पेनल्टी अलाउड नहीं। लेकिन ये पेनल्टी गलत काम नहीं है। लेकिन जैसे आप बिजली का बिल भरने में थोड़ा सा लेट हो गए, बिजली का बिल भरने में लेट हो गए, या पानी का बिल भरने में थोड़ा सा लेट हो गए, क्या ये जो खर्चा है बिजली का बिल भरने का, पानी का बिल भरने का, लेट होने का, क्या ये खर्चा बिजनेस का खर्च होना चाहिए? ये कोई गलत काम है क्या? लास्ट डेट निकल गई टेलीफोन के बिल की, बिजली के बिल की, जीएसटी भरने में लेट हो गए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लग गया, ये कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। ये फाइन होता है, चलता रहता है, कई बार लास्ट डेट्स नहीं ध्यान रहती, निकल जाती है, लग जाता है फाइन। ये अलाउड है, इसे गलत ना माना जाए, ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अलाउ कर दिया जाए। ठीक, तो अपने को देखना है क्या बिजनेस में अलाउड होना चाहिए और क्या नहीं। ये इनकम टैक्स के इस चैप्टर में मुझे डिटेल में पढ़ना होगा ये सारी चीज़ें। फाइन लेट पेमेंट का चलेगा, लेकिन पता लगा रात के अंधेरे में ट्रक टपा रहे थे, जीएसटी की चोरी करते हुए ऑफिसर आगे से ईमानदार मिल गया। आज तक तो सेटिंग वाले मिल रहे थे, चल जाता था काम, लेकिन इस बार ईमानदार मिल गया और उसने फाइन लगा दिया, पेनल्टी, कि टैक्स की चोरी कर रहे थे। वो अलाउड होगा? नहीं होगा। ऐसी अभी नई नई रोड बनी थी म्यूनसिपैलिटी की, अभी बनी थी बढ़िया, वो अपना कंक्रीट वाली। इनको याद आया, कहते यार हो पानी का कनेक्शन तो रह गया लेना। अब रोड बनने के बाद इन्होंने अगले दिन ही मिस्त्री लगा के सारी रिकॉर्ड उखाड़ दी पानी का कनेक्शन लेने के लिए। म्यूनसिपैलिटी वालों को पता लगा भी हमने कल रोड बनाई, आज किसने उखाड़ दी? उन्होंने आके फाइन लगा दिया 20,000 रुपये कि बिना परमिशन रोड क्यों उखाड़ी। तो वो अलाउड नहीं, गलत काम कर रहे हो आप। बिजली की चोरी करते पकड़े गए, एसी तो चलाने, बिल भरना नहीं, कहता लगाओ भैया, चोरी कर रहा था बिजली की, एक्स्ट्रा तार जोड़ के, पकड़ा गया। ये रॉन्ग डूइंग है, ये अलाउड नहीं। और इसके लिए वकील केस पड़ गया, वकील हायर किया, बिजली बोर्ड ने केस डाल दिया, एडवोकेट हायर किया, वो भी खर्चा अलाउड नहीं, क्योंकि तुम क्या कर रहे थे, गलत, चोरी, अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है। एडवैक जर्नलिज्म में ट्रांसफर, ये तो बिजनेस का खर्च होता ही नहीं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तो क्या प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचा के रखे जा रहे हैं, ये बिजनेस का खर्च नहीं है। 6,000। इस तरह से मुझे इस चैप्टर में करना क्या है, स्कोप ऑफ द चैप्टर, मुझे अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंडिचर और बिजनेस इनकम और नॉन बिजनेस इनकम को पढ़ना है। अब ये तो मैंने वैसे अपनी ओर से ले लिया एग्जांपल, इस चैप्टर में डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो ये क्या बना पीजीबीपी, देखना 6 लाख। इस तरह से इस चैप्टर में मुझे स्टडी करना है। ये मैं अलाउड डिसअलाउड तो ही कर पाऊंगा ना जब मुझे इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट पता होगा कि अलाउड है क्या। जैसे इसने डेप्रीसिएशन लगाया, मान लो यहाँ पे डेप्रीसिएशन 50,000 लगाया, लेकिन ये डेप्रीसिएशन गलत है। हमने सेक्शन 32 पढ़ा है ना, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन एडमिजिबल जो बनता है ब्लॉक सिस्टम से 40 बनता है। मान लो इसने कितना लगा दिया, 50, कितना फालतू है, 10 फालतू लगाया है, ऐड बैक करो, क्या, एक्सेस डेप्रीसिएशन, कितना 50 लगा दिया, लगाना कितना था 40,
तो 10,000 पे क्या कर दोगे आप, ऐड वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, बिजनेस की इनकम कितनी आ जाएगी, 6,25,000। बोलो कोई डाउट इसमें, समझ आया? तो इस तरह से इस चैप्टर में अब डेप्रिसिएशन ना आता हो आपको तो फिर आप ये कितना बिजनेस के अंदर अलाउड है ये समझ नहीं आएगा। सेक्शन 50 पढ़ा ना आपने लास्ट क्लासेस में, सेक्शन 50 फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर भाई? वो ब्लॉक सिस्टम, पार्ट बेचा के पूरा ब्लॉक बेचा, पता लगता है डेप्रिसिएशन बनता ही नहीं, ब्लॉक की वैल्यू से ज़्यादा की बेच दी सेट, क्या आना चाहिए शॉर्ट टर्म गेन, और आप लगाए जा रहे हो डेप्रिसिएशन, वो गलत है। तो आपको देखना पड़ेगा वो सारे रूल, देन आफ्टर आप डेप्रिसिएशन सही लगा पाएंगे। क्लियर ये बात? ओके। तो अपने को इस चैप्टर में ये सारे अलाउड डिसअलाउड ये सारी जो चीजें हैं ये डिस्कस करनी है। बिजनेस प्रोफेशन पार्ट 1 देखते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। ये देना लास्ट जी, चलो देखना प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन क्या कह रहा है। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है इसका स्टार्टिंग। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, 22 के हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा क्या नहीं, ऐसे ही सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा था 15, ऐसे ही इसका चार्जिंग सेक्शन है 28। क्या कहता है बिजनेस में रूटीन की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम तो आएगी आएगी, जैसे आप दुकानदारी, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है, बिजनेस में ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोफेशन जो डिग्री के बेस पे प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर हो आप, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई अकाउंटेंट है, फिल्म आर्टिस्ट है, ये सब लोग क्या हैं, टीचिंग वाले, ये सब लोग प्रोफेशनल है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। टीचर नौकरी करेगा फिर तो सैलरी मिलेगी, लेकिन ट्यूशन पढ़ाता है तो वो किस में आ जाता है, प्रोफेशन। डांसर, एक्टर, वोकेशन का चलाना भी प्रोफेशन का पार्ट है। व्हेन यू प्रोवाइड सर्विसेज ओनली, सामान नहीं बेचते तो प्रोफेशन। सामान बेचते हैं चाहे वो रेडीमेड खरीद के महंगा बेचते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे आप क्या है वो ट्रक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं या इस तरह का, ये सब किस में आ जाता है, बिजनेस में। तो बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, और प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर, दैट इज प्रोफेशन। बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, ये इनकम इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी। ज्वेलर ज्वेलरी बेचता है तो किस चैप्टर का पार्ट है उसका, ज्वेलर ज्वेलरी बेचता है तो पीजीबीपी का पार्ट है, बिजनेस प्रोफेशन का। लेकिन है कि आम राम कुमार नाम का आदमी ज्वेलरी बेच दे तो उसके लिए क्या है, कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा जाएगा फायदा नुकसान। मैं एक पीस ऑफ लैंड बेच दूं मैं तो मेरे लिए कहां पढ़ा जाएगा, कैपिटल गेन में। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर लैंड बेचता है जिसका काम प्रॉपर्टी ट्रेडिंग है, उसके लिए क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन। मैं शेयर डिवेंचर बेचूंगा, मेरे लिए कैपिटल गेन की प्रॉब्लम है, लेकिन शेयर ट्रेडिंग करने वाला आदमी शेयर बेचेगा तो उसके लिए क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट है। तो देखना पड़ेगा आप किस हेड में फॉल करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम कुछ और डिस्कशन कर रहा है। सेकंड पॉइंट में देखना क्या कह रहा है, कंपनसेशन रिसीव फॉर टर्मिनेशन ऑफ या मॉडिफिकेशन ऑफ एजेंसी। क्या होता है एजेंसी, समझते हैं ना। सपोज आई एम द एजेंट ऑफ डाबर इंडिया, मान लो लोकल सिटी में डाबर प्रोडक्ट की मेरे पास एजेंसी है, होल डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर है। अब डाबर इंडिया ने मुझे कहा सुमित तेरे से हम रूरल एरिया विड्रॉ कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे, मेरे साथ आपका रिटर्न अग्रीमेंट है लीगल पेपर पे, आप मेरे से एजेंसी विड्रॉ नहीं कर सकते। कहते हम तो करेंगे, तेरे को कंपनसेट कर देते हैं। मैंने कहा चलो। उन्होंने मुझे कहा ले 5 लाख रुपए ले ले, एजेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं, तुझे सिर्फ सिटी एरिया छोड़ रहे हैं, अर्बन एरिया के अलावा रूरल एरिया किसी और को दे रहे हैं। तो मेरी एजेंसी रूरल एरिया की टर्मिनेट होगी, मुझे क्या मिला, कंपनसेशन, मुझे हर्जाना मिला। ये मेरी किस चैप्टर की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन। कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास अर्बन एरिया था, रूरल एरिया किसी और के पास था,
उल्टा पुल्टा कर दिया, रूरल वाले को अर्बन दे दिया, मुझे कहते हैं तू रूरल एरिया में बेच। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? कहते तुझे मॉडिफिकेशन के बदले में ये ले 2 लाख रुपए कंपनसेशन। मैंने कहा फिर ठीक है। तो वो जो कंपनसेशन है वो किस चैप्टर की इनकम है? बिजनेस और प्रोफेशन। सही है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई सरकार इनाम दे देती, एक्सपोर्टर हो आप, देश से बहुत बड़े स्केल पे आप माल क्या करते हो? एक्सपोर्ट। सरकार आपका हौसला बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव, कोई पैसा दे देती है, वो भी कौन सी इनकम है? बिजनेस। या फिर कोई जीएसटी रिफंड कर देती है या कोई टैक्स रिफंड कर देती, जो खर्चा आपने पास्ट में क्लेम किया आज सरकार ने आपको वापस कर दिया, तो आज किसकी इनकम होगी? बिजनेस की। फॉर एग्जांपल, आपने बिजली का खूब बिल भरा पास्ट में और वो P&L में अलाउड हुआ। आज सरकार की स्कीम आई कि जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनका बिजली का बिल माफ़ कर देगी सरकार की तरफ से गिफ्ट कि बिजली फ्री में यूज़ करो आप। और आपका पास्ट में जो बिल भरा हुआ था ना, सरकार ने वो बिल क्या कर दिया? रिफंड। तो आज वो बिल रिफंड आ गया, तो आज क्या होएगी? वो आपकी बिजनेस की इनकम, क्योंकि पास्ट में वो क्या था? बिजनेस का एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे देगी सरकार, तो ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। कोई सरकार ने आपको फ्री में लाइसेंस ही दे दिया, ले आपने लाइसेंस फायदे में बेच दिया, तो वो भी क्या है? बिजनेस की इनकम। कोई लाइसेंस ऐसा होता है, लाइसेंस में मान लो लाइसेंस है आपने, अगर मैं थोड़ा वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की बात करूं, कुछ वैसा, आपने लाइसेंस परचेज किया मान लो 10 करोड़ रुपए का, ये लाइसेंस फॉर 10 ईयर है, 10 साल के लिए। हर साल आप कितना राइट ऑफ कर रहे हो? सपोज आप हर साल राइट ऑफ कर रहे हो, यानी कि P&L में डेबिट कर रहे हो लाख रुपए, 1 करोड़। अगले साल फिर आपने राइट ऑफ किया मान लो, यानी P&L में डेबिट किया 1 करोड़। आपके पास कितने बच गए बैलेंस? 8 करोड़। आपने ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस, ये लाइसेंस किसी को 11 करोड़ में बेच दिया, तो सरप्लस कितना आ गया? तो इसमें से पीजीबीपी तो पक्का 2 करोड़ तो है ही है, क्योंकि पास्ट में 2 करोड़ आपने कहां डाला? P&L में डेबिट। उससे ऊपर के 1 करोड़ को कैपिटल गेन माना जा सकता है। तो ऐसी ही सिचुएशन कहां पड़ी थी अपने? 3211 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में सरप्लस आता था ना, ऑलरेडी जितना आपने राइट ऑफ किया वहां तक बिजनेस, उससे ऊपर कैपिटल गेन। हालांकि इस पे 35A सेक्शन हुआ करता था, इंटरमीडिएट के सिलेबस से हटा दिया गया पास्ट में, नहीं तो उसकी डिटेल आप पढ़ने को मिलती है आपको। चलो फिर कहता है कोई ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, कोई ड्यूटी वापस आ गई, भरी खर्चे में डली, आज वापस आ गई तो इनकम में आएगी, सिंपल। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर आपका सिक्योरिटी ट्रेडर हैं आप, सिक्योरिटी ट्रेडर, तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज आता है बॉन्ड वगैरह पे, तो वो आपके किस चैप्टर की इनकम होगी? पीजीबी में। आपका काम ही क्या है? शेयर डिवेंचर में ट्रेडिंग करना, तो आपको इंटरेस्ट आया तो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही है, लेकिन आपका मेन काम नहीं है। मान लो मैंने डिवेंचर में पैसा लगाया, मुझे इंटरेस्ट आया, मेरी बिजनेस की इनकम होगी? नहीं, मेरी क्या होगी? अदर सोर्स। लेकिन मेरा काम है, मेरा ट्रेडिंग है, इस तरह की चीज़ों का, देन ओके। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में आ सकता है। क्लियर? तो अपने को देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस प्रोफेशन है या अदर सोर्सेस। शेयर ट्रेडर के लिए डिवेंचर का इंटरेस्ट क्या होगा? बिजनेस की इनकम। ओके नेक्स्ट, अगर कोई प्रोफेशनल है उसे परक्विजिट मिलता है, परक्विजिट तो एम्प्लॉय लोगों को मिला करता है, प्रोफेशनल को मिलता है? यस, पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। मान लो मैं किसी कंपनी का काम करता हूँ, कंपनी वालों ने कहा सर ऐसा है, आप हमारा इनकम टैक्स भी देखते हो, जीएसटी का काम भी देखते हो, आप हमारे इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम भी देखते हो, बैंक से रिलेटेड। क्या सर हमारे बंदे सारा दिन आपके ऑफिस में राउंड लगाते हैं सुबह शाम, ये कागज़ कभी कुछ, झमेला ही इतना है। क्या सर ऐसा है, हम आपको बढ़िया ऑफिस तैयार करके दे दें? कंपनी वालों ने कहा। कहता हमारी कंपनी के साथ ही बिल्डिंग पड़ी है, बढ़िया वेल फर्निश्ड ऑफिस दे देते हैं आपको, यहाँ आके बैठ जाओ, आपको फ्री में ऑफिस मिल जाएगा, हमारा काम ये है, आसान हो जाएगा, बंदे धक्के खाते हैं आपके ऑफिस में, यहीं पे काम हो जाएगा हमारा। मैंने कहा और क्या चाहिए, बढ़िया बना दो। उन्होंने मुझे ये फैसिलिटी दे दी, तो ये मेरे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है।
जो रेंट मुझे छोड़ दिया उन्होंने, ये पार्ट ऑफ क्या है, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, ये पार्ट ऑफ फी मान लो, पार्ट ऑफ फी मान लो, सही है ना, बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट है, सही है। और प्रोफेशनल आदमी को गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट टू प्रोफेशनल, गिफ्ट टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स को गिफ्ट आते हैं क्या, प्रोफेशनल को गिफ्ट आ जाते हैं कभी कभार। जैसे एक एडवोकेट है, अच्छे से केस हैंडल किया, 10 लाख रुपए का केस था क्लेम का, 2 लाख में निपटारा करवा दिया, सेटलमेंट। पार्टी बहुत खुश है कि वकील साहब ने तो 8 लाख रुपए बचा दिए। पार्टी क्या है, वकील साहब की 50,000 फीस के साथ साथ 10,000 रुपये और देगी गिफ्ट में। साहब पता नहीं आपको क्या पसंद है, चलो खुद ही ले लेना, ये लो 10,000 रुपये गिफ्ट। ऐसा हो सकता है, होता है। डॉक्टर को दे जाता है पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, टांग में फ्रैक्चर हो गया, सभी डॉक्टर ने कह दिया था अब ये पैरों पे अपने चल नहीं पाएगा, और एक डॉक्टर ने 1 महीने में दौड़ा दिया उसे, बढ़िया ठीक कर दिया, तो बड़ा खुश है वो भी, ये डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। बंदे को होता है और आदमी को क्या चाहिए, वो डॉक्टर साहब की फीस के साथ सोचता है कि 10-20 हज़ार रुपये डॉक्टर साहब को गिफ्ट भी दे दूं, कहता मन कर रहा है मेरा, डॉक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया, फीस के साथ ये भी दे दूं। क्या वो जो पैसे आए हैं वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है डॉक्टर की? यस। जो प्रोफेशनल गिफ्ट आते हैं, गिफ्ट टू प्रोफेशनल, वो क्या होते हैं, पीजीबीपी, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, काम से रिलेटेड। लेकिन काम से रिलेटेड नहीं, डॉक्टर साहब ही अच्छे हैं, मान लो कोई ऐसा वजह है, या ये लगा लो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं, वो गिफ्ट देंगे डॉक्टर साहब को, वैसे देंगे, डॉक्टर है और काम कुम तो उनको पता अच्छा नहीं करता है, लेकिन रिश्तेदारी है। मान लो डॉक्टर साहब के फादर इन लोग गिफ्ट देंगे, इसलिए देंगे कि जवाई है, कोई बात नहीं, देना पड़ेगा, बाकी काम से रिलेटेड नहीं। तो वो गिफ्ट कौन से चैप्टर में फॉल ड्यू होंगे, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में एक सेक्शन है 56 to 10, अदर सोर्सेज का एक सेक्शन है 56 to 10, बेसिक चैप्टर में भी पढ़ते हैं, अदर सोर्सेज में बहुत डिटेल में आएगा। ये उस चैप्टर के गिफ्ट हैं, गिफ्ट वहां कवर होंगे जो पर्सनल गिफ्ट होंगे। वो चैप्टर कहता है 50,000 तक के गिफ्ट आए तो माफ है, 1 रुपया भी ऊपर आया पर्सनल गिफ्ट में, 51,000 आया तो 1,000 पे नहीं, पूरे 51 पे टैक्स लगेगा। क्लियर? यानी अगर आपको पर्सनल गिफ्ट दे गया कोई 45,000 का, माफ, लेकिन डॉक्टर को प्रोफेशनल गिफ्ट मिल गया, पूरा टैक्सेबल, वहां कुछ माफ नहीं है। पेशेंट दे गया डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करते हो आप, ये लो, ठीक है, तो वो कौन सी इनकम में आएगा, बिजनेस प्रोफेशन, वहां 50 माफ का कोई रूल नहीं है। क्लियर? दुकानदार को गिफ्ट मिलता है क्या, कैसे, वो अलग इशू है, वो टारगेट अचीव करने पे। वैसे कोई कस्टमर तो नहीं देता, क्या सर आपकी गुड नाइट ले गया था, वाकई बहुत अच्छी है, एक भी मच्छर नहीं लगा, लो गिफ्ट ले लो, देता है क्या? या आपकी कपड़े बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया ड्रेस दी थी आपने, ये लो गिफ्ट ले लो 1,000 रुपये, बड़ी तारीफ मिली, ऐसे गिफ्ट मिलता है? नहीं। बस दुकानदार को तो यही कि अगली बार भी कपड़े वहीं से लेने आ जाएगा, अगली बार भी जूते वहीं से लेने आ जाएगा, ऐसे कस्टमर तो नहीं देता। तो इसलिए दुकानदार को अगर कस्टमर से गिफ्ट मिला है तो उसे कौन सा गिफ्ट माना जाए, पर्सनल। दुकानदार का पक्का दोस्त होगा या दुकानदार का पक्का रिश्तेदार होगा, वही गिफ्ट है। और कौन कस्टमर गिफ्ट देता है दुकानदार को? हाँ, कंपनी से गिफ्ट टेम्पर आते हैं, देन ओके, वो बिजनेस की इनकम है। सही कह रहे हो आप। टारगेट अचीव करने पे इस साल इतने एसी बेचने का टारगेट है, सामने कंपनी ने कहा जी इस बार देखना, अभी तो शुरुआत थोड़ी स्लो है, काम थोड़ा डाउन चल रहा है, मौसम इतना बुरा नहीं है, लेकिन आगे देखना जून में पता लगेगा कैसा मौसम होता है, इस बार तू 200 एसी बेच दे, तुझे इतने रुपए देंगे। टारगेट अचीव करने पे गिफ्ट मिला, ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। कंपनी से जो गिफ्ट मिलते हैं वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। कई बार टूर मिल जाते हैं, कभी कुछ, वो है बिजनेस प्रोफेशन। ठीक, तो मुझे ये कहना है कि अगर आपको इस तरह का कोई गिफ्ट विफ्ट मिलता है, कोई इस तरह की फैसिलिटी मिलती है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में आ सकती है। प्रोफेशनल लोगों को भी कभी कभी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती रहती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में दिखा सकते हैं आप। तो वो अपने को ये देखना है। कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट। कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप में हो, पार्टनरशिप से पार्टनर को क्या मिल सकती है इनकम, फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म। एक टू पार्टनर, पार्टनर को क्या मिल सकता है पार्टनरशिप से? एक तो प्रॉफिट का शेयर, एक क्या मिल सकती है, सैलरी, एक क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पार्टनर को पार्टनरशिप से ये सब 3 चीजें मिल सकती हैं। ये तो पहले की क्लासेस में भी हमने बात की है। ये जो प्रॉफिट का शेयर एक सेक्शन है 10(2)(a), उसके अंडर क्या है, एग्जम्प्ट। इस पे तो पार्टनरशिप टैक्स दे चुकी है। वो प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा, मान लो पार्टनरशिप ने लाख रुपए कमाया, पार्टनरशिप पे टैक्स कितना लगता है, 30% फ्लैट प्लस सरचार्ज एजुकेशन इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज तो शायद लगे ना लगे, लेकिन एजुकेशन सेस तो है ही है, 1 करोड़ के बाद सरचार्ज है। तो वो देने के बाद जो बचा वो इनकम बांट दिया गया, तो वो तो ऑलरेडी टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लगता, ये तो छोड़ दो, माफ। लेकिन ये दोनों इनकम जो हैं पार्टनर के लिए किस चैप्टर की मानी जाती हैं, पीजीबीपी। वैसे भी वो एम्प्लॉय नहीं है कि सैलरी मानूं, वो ही इज ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर पार्टनरशिप का क्या है, ऑनर है, ना कि वो पार्टनरशिप का एम्प्लॉय। तो उसको पार्टनरशिप से जो सैलरी मिली है वो क्या है, पीजीबीपी। वो पार्टनर के लिए सैलरी हेड में नहीं आएगी, याद रखना, सैलरी हेड का पार्ट नहीं है। तो अपने को वो चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ आया ये, कोई डाउट इसमें? पार्टनर को पार्टनरशिप से जो सैलरी इंटरेस्ट मिलती है ये किस चैप्टर में जाएगी, पीजीबीपी, बिजनेस के चैप्टर में। नेक्स्ट कहता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, पढ़ चुके हैं। अगर एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया, कल को वो पैसे मिले एम्प्लॉयर ने अपनी पॉकेट में रखे, तो किस चैप्टर की इनकम होगी, बिजनेस। एम्प्लॉय जिंदा है उसको दे दिए तो उसके लिए क्या होगी, सैलरी। मैच्योरिटी पे मिले एम्प्लॉय को दे दिए। अगर एम्प्लॉय मर गया, पैसे मिले, उसकी विडो को दे दिए एम्प्लॉयर ने, तो विडो के लिए क्या है, अदर सोर्सेज, बिकॉज शी इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न, एम्प्लॉय नहीं है, अदर सोर्सेज। तो विडो को मिले अदर सोर्सेज, एम्प्लॉय को मिले जिंदा है उसी को दे दिए गए। तो बीमे में आपको पता है ना कि अगर एक सर्टेन पीरियड का इंश्योरेंस है, कुछ भी ना हो बंदे को, तो मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाता है। अगर एम्प्लॉय को दे दिए तो सैलरी, वाइफ को मिला तो कौन सी इनकम होगी, अदर सोर्सेज। एम्प्लॉयर ने अपनी पॉकेट में रखे तो क्या, पीजीबीपी। नेक्स्ट, कोई भी नो कॉम्पिटेंस फीस मिली। भाई मान लो एक शॉपिंग मॉल के पास या एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर खुला है और बंदे की वहां पड़ोस में एक छोटी आइसक्रीम की दुकान है। बड़े आइसक्रीम पार्लर वालों ने कहा कि भाई तू यार दुकान यहाँ से शिफ्ट कर लेना। कहता क्यों, पुराना मैं हूँ क्या आप? कहता मैं तो पहले बैठा हूँ। कहता फिर तू हमें हटा ले, भाई हम चले जाते हैं, वो तू हटा दे, पैसे दे दे। कहना ना मैं आपको हटाऊंगा ना मैं खुद हटूंगा। वो कहना मेरी दुकान है, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो उन्होंने, देखो अगले की मर्जी है, राइट है, क्यों हटे। पार्लर वाले चाहते हैं, आइसक्रीम पार्लर वाले यार ये कंपटीशन देगा, सस्ते के ऑप्शन देगा पड़ोस में, और हमने आइसक्रीम महंगी बेचनी है, हम चाहते हैं ऑप्शन हो ही ना। कई बार फैमिली के कुछ लोग ज़्यादा महंगी नहीं खाना चाहते, तो आधी इसकी खाएंगे आधी हमारी खाएंगे, दिक्कत होगी, तो यहाँ से शिफ्ट हो जा। कहता पैसे लूँगा। उन्होंने उसे 3 लाख रुपये दिए। क्या 3 लाख रुपये ले ले, हमें कंपटीशन ना दे, यहाँ से आइसक्रीम पार्लर उठा के कहीं और ले जा अपना। क्या ठीक है, 3 लाख रुपये में कहीं और ले लूँगा। कहता काम बहुत बढ़िया है, किसी और पार्लर के पास जाके बैठ जाऊँगा, मजे लूँगा। तो 3 लाख रुपये मिले, नो कॉम्पिटेंस फीस, नो कंपटीशन फीस के नाम से कम्पीट ना करो, तो ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। अपनी दुकान उठाने के बदले में मिला है 3 लाख रुपए, ये क्या है, ये भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। क्लियर? एक बंदा +1 +2 पढ़ाता है, उसके सामने एक और आके बैठ गया +1 +2, तो सामने वाला कहता है क्यों यार, कंपटीशन होगा, दिक्कत होगी, लोगों को ऑप्शन मिलेगा, तू यहाँ से चला जा, पैसे ले ले। वो ऐसे पैसे नो कंपटीशन के नाम से जो मिलेंगे, ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। नेक्स्ट कहता है स्पेकुलेशन भी एक बिजनेस है। हाँ, सेक्शन 28 कहता है स्पेकुलेशन भी एक बिजनेस है। स्पेकुलेशन यानी सट्टा, सट्टे का मतलब बिजनेस स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं। स्पेकुलेशन, देखो स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब है विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑफ एनीथिंग, रेट का डिफरेंस एडजस्ट कर रहे हो, ये स्पेकुलेशन है। समझे? आप ना माल खरीद रहे ना माल बेच रहे, रेट का डिफरेंस एडजस्ट कर रहे हो, तो ये क्या है, सट्टा। मैंने कहा कि भाई चावल का रेट बढ़ेगा, आपने कहा घटेगा, रेट बुक कर लिया। मान लो ये X है और ये Y है, ये एंट्री कर रहा है Y डेबिट टू सेल 10 लाख,
ये एंट्री क्या कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 10 लाख, आज का भाव उसका क्या था 10 लाख, आज बुकिंग कर दी, मान लो एक टाइम फिक्स कर दिया कि हाँ महीने बाद या 2 महीने बाद इस तारीख को देखेंगे रेट क्या है, उस रेट पे उल्टा किया जाएगा, जिसने आज बुकिंग की, खरीद की, वो बेचने की एंट्री करेगा। मान लो 1 जनवरी को बुकिंग की गई, 1 मार्च को भाव देखा गया 11 लाख हो गया, ये एंट्री करेगा क्या, इसने परचेज की एंट्री डालनी है, परचेज अकाउंट डेबिट 11 लाख टू वाई, ये क्या एंट्री डालेगा, ये एक्स डेबिट 11 लाख टू सेल, बस रेट का डिफरेंस देखो, वाई डेबिट 10 से क्रेडिट 11 से, वाई को कितने दे देगा ये डिफरेंस के लाख रुपए, ये वाई से कितने ले ले, एक्स से 10 लाख क्रेडिट डेबिट कितना 11, कितने ले लेगा लाख रुपए। रियल में ना माल खरीदा है ना बेचा है, ना माल आया ना गया है, सिर्फ बुकिश एंट्रीज की गई हैं। ये होता है बंदे अपने एक्सपीरियंस के दम पे, एक कह रहा है बढ़ेगा, दूसरा कह रहा नहीं रेट घटेगा, तो उन्होंने बुकिंग की है इस तरह की, तो ये इस तरह की अगर बुकिंग की है, ऐसे एडजस्टमेंट की है, तो इट इज स्पेकुलेशन, ये है सट्टा, बिजनेस स्पेकुलेशन, जिसमें ना डिलीवरी लेनी ना देनी, सिर्फ रेट का डिफरेंस लेना और देना है। क्लियर। ये कह रहा भाई देखो मैंने कहा था ना रेट बढ़ेगा, तू कह रहा था रेट गिरेगा, तो मैंने कहा था रेट बढ़ेगा, देख बढ़ गया लाख रुपए, लाख रुपए मेरे को दे दे, ये दे देगा। उल्टा भी हो सकता था, ये कह रहा था बढ़ेगा, ये कह रहा था गिरेगा, उल्टा भी हो सकता है, रेट गिर गया, मान लो 9 लाख रह गया रेट, लो 9 लाख रुपए, ये कह रहा था गिरेगा और वाकई में रेट गिर गया, तो ये क्या करेगा, देखो वाई को बेचा 10, खरीदना 9, तो वाई कितने लेने लाख, तो उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से कितना ले लेगा लाख रुपए, तो ये भी क्या एंट्री कर देगा, देखो परचेज 10 सेल 9, तो ये क्या करेगा एक्स डेबिट टू कैश, कितने दे देगा लाख रुपए, एक्स कह रहा है देखा ना मैं कह रहा था गिर गया ऐसे। तो ये गोल्ड पे, सिल्वर पे, वीट पे, राइस पे, कई चीज़ों पे लोग खेलते हैं ये स्पेकुलेशन मार्केट में। इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते, इनका मेन एम क्या होता है, रेट का डिफरेंस विदाउट हैविंग एनी डिलीवरी, सामान ना लेना है ना देना है, बस वैसे ही रेट का डिफरेंस एडजस्ट करना ही इनका मेन एम रहता है। तो ये क्या है, सट्टा है। और स्पेकुलेशन का जो लॉस प्रॉफिट है, जो स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही एडजस्ट होगा। मान लो यहां पे मैं बात करूं लॉस किसे आया है, वाई को, इसे इनकम आई है, सट्टे की इनकम आई है, इसे इनकम स्पेकुलेशन इनकम कितने रुपए आ गई, इसे लाख रुपए, इसे क्या आ गया स्पेकुलेशन का लॉस, लाख रुपए दिया इसने लाख। स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम से ही कम होता है, किसी और बिजनेस की इनकम से या किसी और हेड से नहीं। मान लो इसने सारा साल में एक ही सट्टा खेला था, लाख रुपए लॉस, कोई और जगह कोई जूस की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वहां से नहीं कर सकता। स्पेकुलेशन का लॉस मस्ट बी एडजस्टेड आउट ऑफ स्पेकुलेशन इनकम ओनली। ये कहता जी मेरा और कोई स्पेकुलेशन में इनकम है ही नहीं, तो भाई ये नहीं एडजस्ट होगा, कैरी फॉरवर्ड कर ले इसे, फिर कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। और आम बिजनेस तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है। हाउस प्रॉपर्टी का भी लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड, 8। लेकिन स्पेकुलेशन वाला लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड, 4 साल। लेकिन अगले साल भी कहां से एडजस्ट होगा, ये स्पेकुलेशन। अगले साल भी सट्टा नहीं खेला तो कोई नहीं, और अगले साल 4 साल में कभी एडजस्ट हो जाए नहीं तो बेकार। स्पेकुलेशन लॉस कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ स्पेकुलेशन इनकम ओनली। क्लियर। ये बिजनेस स्पेकुलेशन है। कई बार ना वो लोग नंबर लगाते फिरते हैं सड़कों पे, सुना आपने ऐसा, 1 के 80 मिलते हैं, ऐसा कुछ 10 रुपए लगाते हैं लोग, ठीक है, नंबर लगाते हैं, मान लो 25 नंबर लग गया, 10 के 800 मिलेंगे। 100 रुपये लगाया एक नंबर पे, बाई चांस नंबर लग गया तो 100 रुपये के 8000 रुपये मिलेंगे। सुना आपने ऐसा कुछ, लोग उसे भी सट्टा बोलते हैं, वो वैसे ही बोलते हैं, वो मटका होता है। वो अपा जो सटका बोलते हैं वो सट्टा वही है, मटका नहीं, मिक्स हो जाता है। सट्टा ये है, जो इनकम टैक्स में स्पेकुलेशन वर्ड है वो ये है, वो नहीं, वो है कैजुअल इनकम। नंबर लगाते हैं ना जो लोग मार्केट में, दैट इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम एक अलग कहानी है। कैजुअल इनकम में कमाने में लॉस आ जाए तो कहीं से एडजस्ट नहीं होता,
जैसे लॉटरी, मैच पे पैसा लगाना, इस तरह का मटका वटका लगाना, ये लॉस आ गया तो भूल जाओ, ये लॉस एडजस्ट नहीं होता। मैंने पत्ते खेले मान लो विषय से और 1000 रुपये हार गया, 4 दिन बाद पत्ते खेले सार्थक से और 5000 रुपये जीत गया, जीतते पे टैक्स, हारे हैं जो भूल जाओ, क्योंकि वो कौन सा रूल है, कैजुअल इनकम वाला, वो अलग होता है, वो पढ़ेंगे अपन डिटेल में अदर सोर्सेज के चैप्टर में। लेकिन मैं जिस स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं वो असली स्पेकुलेशन ये है, जर्नल करके नहीं दिखानी, मैंने तो वैसी नॉलेज के लिए की, मींस रेट का डिफरेंस। इंट्राडे एडजस्टमेंट सुनी आपने शेयर मार्केट में? इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर ही खरीद बेच, रेट का डिफरेंस, फायदा या नुकसान। वो इंट्राडे जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें डिलीवरी लेना नहीं है, खरीद बेच, रेट का डिफरेंस, फायदा या नुकसान आ गया, दैट इज स्पेकुलेशन। बाकी ये बहुत बड़ी कहानी है, शेयर मार्केट की टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या स्पेकुलेशन है क्या नहीं वो एक अलग कंसेप्ट है। पर आपको मैंने बता दिया स्पेकुलेशन कुछ इस तरह से होता है, ये ज्वेलरी वाले भी लगाते हैं, कभी कोई अलग तरह के ग्रेन मार्केट में बैठे हुए लोग भी खेलते हैं। तो स्पेकुलेशन एक अलग बिजनेस है, इनकम इसकी इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी, लॉस भी सट्टे का सट्टे से एडजस्ट होगा। लेकिन एक्सेप्शन नेक्स्ट पे इन्हें स्पेकुलेशन नहीं माना गया, स्पेशल बताया गया। क्या? हेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट। हेजिंग स्पेकुलेशन नहीं है, हेजर ना फॉर गार्डिंग, लॉस को गार्ड करना है आपने, लॉस को गार्ड करना है आपने। जैसे मान लो मैंने आज $1,00,000 में एक मशीन उधार खरीदी है, 6 महीने बाद पेमेंट देनी है, 6 महीने बाद देनी है। आज मैंने मशीन जो है $1,00,000 उधार क्यों खरीदी? क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं है। आज $1 70 रुपये का है, मेरे पास 70 लाख होते तो मैं आज पे कर देता, मेरे पास 70 लाख नहीं है, डॉलर में देनी है पेमेंट 6 महीने बाद। मुझे दिन रात एक डर सता रहा है कि डॉलर महंगा ना हो जाए, डर तो लगता ही है, पता लगे डॉलर क्या हो जाए। अब ये आज वो CBSE बोर्ड के पेपर का आ रहा है वो क्या जजमेंट, तो सारे +2 पढ़ाने वाले टीचर घबराए फिरते हैं, भी पेपर लेट हो गए तो हमें और लेट तक पढ़ाना पड़ेगा, ऑलरेडी लेट तक चल रहा है, तो वो है ही है। और वो कह रहे हैं हाँ और लेट करो, मतलब कब करेंगे पता नहीं, वो बात चल रही है और लेट, फिर कल को पता लगेगा और लेट, फिर पता लगेगा कोरोना तो खत्म हो नहीं रहा, कैंसिल। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, लेट लेट लेट, फिर बाद में कैंसिल, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई 15 दिन बाद कंट्रोल में आ जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, दोबारा और बढ़ेगा। तो सरकार भी वो अभी कर करा के ख़त्म करते जो करना है भाई, या तो कैंसिल या फिर क्या पेपर वो MCQ या कोई इस तरह के सिस्टम से ले लेते, क्या वेट करो और लेट, बच्चे उलझे रहेंगे भैया अभी तो पेपर लेट हो गए, और टीचर उलझे रहेंगे भी पढ़ाते रहो भैया एग्ज़ाम लेट होंगे, फिर पता लगेगा महीना और लेट, फिर लगे रहो, फिर पता लगेगा कैंसिल। तो यही सिस्टम चल रहा है। बच्चों ने आगे एडमिशन लेने हैं, इंडिया में पेपर लेट हो गया तो इसका मतलब +2 पास ही नहीं है आप। किसी ने फ़ॉरेन जाना है, कहाँ एडमिशन लेने होंगे नहीं, क्योंकि उनको थोड़ी पता है इंडिया की कंडीशन का। इंडिया के इंस्टीट्यूट्स तो चलो मान लेंगे लेट कर देंगे, ठीक है, लेकिन फ़ॉरेन वाले कहाँ लेट करेंगे, उन्होंने तो एडमिशन करने हैं उसी हिसाब से। तो बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं स्टूडेंट्स को, और उलझे रहेंगे वो और कितनी देर। चलो 10th के तो कह दिया अभी कैंसिल, बस पास्ट का देख के उनके हाँ ये बस ऐसे ही कर दो अपग्रेड 10th वालों को। तो कहते जब आपने क्लासें लगाई नहीं सिस्टम से तो एग्ज़ाम सिस्टम से कैसे ले रहे हो। जब क्लासें ऑनलाइन चली, बिना सिस्टम चली, बच्चे को आदत पड़ गई भी ऐसे ही करना होता है बस कॉपी करके, तो एग्ज़ाम वो 3 घंटे बैठ के कैसे दे देगा जो उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं। ऑनलाइन पढ़ा तो ऑनलाइन पेपर लो, जिस सिस्टम से पढ़ाया उस सिस्टम से एग्ज़ाम लो, लोग ये कह रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो बाकी वेट वाला तो बहुत ही गलत है, या तो फिर ले ही लेते, क्योंकि लेट होने से बड़ा कुछ उलझ जाएगा सारा सिस्टम, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। चलो हेजिंग क्या होता है, आपको 6 महीने बाद $1,00,000 देने हैं, दिन रात एक ही डर सता रहा है डॉलर महंगा ना हो जाए। मान लो मुझे $1,00,000 देने 6 महीने बाद, आज डॉलर 70 का है, 70 लाख का इंतजाम कर रहा हूँ, कल को पता लगे डॉलर 80 का हो गया, तो मेरे को तो बैठे बिठाए 10 लाख रुपए और लग गए मेरे, तो मुझे डर सता रहा है। एक स्टूडेंट कहता है सर खरीद के रख लो ना, खरीद के रख लो डॉलर, महंगे होने दिक्कत नहीं आएगी, खरीद के रखने के पैसे ही होते तो उधारी करता ही क्यों, पैसे ही तो नहीं है, दिक्कत ये है 6 महीने बाद पेमेंट देनी है, पैसे आज है ही नहीं, उधार खरीदी। तो मुझे मार्केट में एक बंदा मिला, मान लो रिक्की नाम का, ये काम है हेजिंग का करता है, इसका काम है ये
कहता डरते क्यों, हम है ना, ये कह रहा है। तो मैंने कहा आप कैसे हेल्प करोगे? कहता हो सर हमसे बुकिंग करो, $2 दूंगा मैं, ये कह रहा है 2 लाख रुपए कमीशन लूंगा, लिख के दूंगा, इतने में दूंगा डॉलर। मैंने कहा कितने में? कहता 70 में ही दे दूंगा, जो भी रेट मुझे बताएगा, मुझे जमेगा रेट तो ठीक है, मैं डील कर लूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा 70 में पक्का लिख के देगा तू, डेट कितना भी हो जाए 70 में देगा? कहता लिख के दूंगा, अग्रीमेंट, मेरा काम है। इसने मुझसे बुकिंग कर ली, 70 रुपये में डॉलर दे दूंगा। मेरे से क्या ले लिया इसने? 2 लाख रुपए कमीशन। अगर डॉलर कल को 85 या 90 का हो गया तो मुझे कोई दिक्कत है? मेरे को तो ये 70 में दे देगा, अपा पेमेंट दे देंगे 70। बाजार में 60 का रह गया डॉलर, बाई चांस इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और डॉलर 60 का रह गया, तो मैं रिक्की से मिलूंगा ना? अपा क्यों मिलेंगे? अपा बाजार से लेंगे डॉलर, इसको भी पता है ये तो। लेकिन ये बड़ा खिलाड़ी है, अपा डर रहे, ये डरता नहीं, इसने 2 रुपये मेरे से ले लिए। ऐसी एक बंदा घूमता फिर रहा है, ये रमन, इसको डॉलर आने हैं, फॉरेन से किसी कंट्री से डॉलर आने हैं, इसको आने हैं, और ये दिन रात ये सोच रहा है भगवान सस्ता ना करवा देना। अब भगवान फंसा हुआ है, मैं दुआएं मांग रहा हूँ महंगा ना करवा देना, ये क्या है? भगवान सस्ता ना करवा देना, देखते हैं किसकी दुआओं में दम है। तो ये चीज़ है। ये भी जाता है हैजर के पास, कहता रिक्की हमने सुना आप ऐसे बुकिंग करते हैं। कहता हाँ। कहता आने हैं कि जाने हैं? कहता मेरे को तो आने हैं। कहता मैं खरीदूंगा, ये कहता है सस्ता हो गया ना मेरे पास आ जाना, मैं खरीदूंगा तेरा 70 रुपये में। कहता ला 3 रुपये कमीशन ला, इससे 3 लाख रुपए ले लिया। इस तरह हैजर इतना कमीशन खा लेता है सारी तरफ से कि डॉलर इतना अप डाउन होता ही नहीं और इसे कमीशन बन गया। डॉलर 70 का 70.5 पे या 69.5 पे अटका है या कितने पे अटका है, 3 रुपये किसी से 2 रुपये लेके ये खूब मजे कर रहा है। हैजर का इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? यही करती है और क्या है। आपसे एक गाड़ी का बीमा 6-6, 8-8 हज़ार रुपये लेके कितनी गाड़ियों का बीमा कर दिया उन्होंने, कितनी गाड़ियां अपनी कर ली उन्होंने। देखा जाए तो एक आदि का एक्सीडेंट हो भी गया, कितने के पैसे देने पड़ते हैं मान के चलो। तो बीमा कंपनी खूब पैसा कमाती है। वही हाल हैजर का है। हैजर रजिस्टर्ड होता है, ये सट्टे का काम नहीं कर रहा है, ये तो लोगों का क्या कर रहा है, रिस्क कवर कर रहा है, लोगों को नींद आने में हेल्प कर रहा है। कहता गोलियां मत खाओ, मेरे पास आओ, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। तो ये आदमी का जो बिजनेस है घाटा भी पड़ जाता है, कभी हो गया ऐसा डॉलर चढ़ गया 90 पे हो गया, लॉस भी आ जाए। पर ये बड़े खिलाड़ी होते हैं हैजर, उनको अपा ही डरते हैं, इनको खूब नॉलेज होती है। ये पूरी स्टडी करके इकोनॉमी क्या कैसे बड़े इकोनॉमिक्स लोगों से सलाह लेके, ठीक है, फिर ये डीलिंग करते हैं पूरा सेट। इनको लॉस नहीं होता है ज़्यादातर। तो अगर हो जाए तो एक आम बिजनेस है, ये सट्टा नहीं है। रिक्की हैजर है और ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। लॉस आए तो ये दूसरे बिजनेस से एडजस्ट कर लेगा। इट इज ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस, नॉट ऑफ स्पेकुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शेयर मार्केट में F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो भी क्या है, रिस्क कवर करने के लिए होते हैं। इसी तरह से हेजिंग टाइप, वो भी एक आम बिजनेस है। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, शेयर मार्केट में डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो भी क्या है, उस डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो है ना, उसमें बंदे का पैन नंबर जाता है, कौन ब्रोकर के थ्रू सारी डिटेल जाती है, वो भी सट्टा नहीं है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। एमसीडेक्स सुना आपने? शेयर मार्केट की तरह कमोडिटी या नेचुरल कमोडिटी इंडेक्स होता है एनसीडेक्स, मेटल का होता है एमसीडेक्स। तो मेटल कमोडिटी, गोल्ड का आता नहीं, पहले लोग गोल्ड सस्ता लेके रखते थे। पहले लोग क्या है, ईंट लेके रख लेते थे पूरी गोल्ड की या सिल्वर की, भी महंगी होगी महंगा बेचेंगे। आजकल वो रखने की ज़रूरत नहीं है, घर में लेके रखो, चोरी भी हो सकती है। कहता है जी आप एमसीडेक्स मार्केट में जाके गोल्ड बुक कर लो आज के रेट पे। मान लो आपने 50 लाख का गोल्ड बुक कर लिया, ईंट लेके क्या रखनी है गोल्ड की, डर है चोरी हो जाए। गोल्ड बुक कर लो वहाँ पे, महंगा हो गया बेच देना, ऑनलाइन परचेज कर लो। फिर भी आज लोग ईंट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ वाइट का चक्कर पड़ता है। वहाँ आप लोगे ना 50 लाख रुपए बुक करोगे तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहता बता कहाँ से आए। इसलिए आज भी क्या है, पूरा क्रेज है 2 नंबर के पैसे में वो ईंट ही लेके रखते हैं, गोल्ड की या सिल्वर की, महंगा होगा बेचेंगे, ऐसा सिस्टम है। चलो, तो वो वैसे अगर आप एनसीडेक्स या एमसीडेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, वो भी क्या अलाउड है, चाहे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ। एग्रीकल्चर में तो लगता ही नहीं, ये ना एक CTT लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये गोल्ड या सिल्वर वगैरह लोगे तो लगता है, लेकिन जो आप धान बुक कर लोगे ऑनलाइन या वीट बुक कर लोगे ऑनलाइन या पल्सेस दालें बुक कर ली ऑनलाइन, उस पर नहीं है, माफ़ है। तो
मेटल वाली चीज़ों पे तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा हो तो उसे सट्टा नहीं माना गया, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, ग्रेन मार्केट से रिलेटेड, उन पे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। उनकी बुकिंग में जो फ़ायदा नुकसान आएगा वो एक आम बिजनेस का फ़ायदा नुकसान है। इट कांट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो ये बता रहा है कुछ एक एक्सेप्शन है, स्पेकुलेशन है कि नहीं वो बता रहा है। और स्पेकुलेशन से इनकम आ गई आपकी सट्टे की, स्पेकुलेशन बिजनेस है ये, इससे इनकम आ गई 10 लाख। आप राम हैं, इंडिविजुअल हैं, राम एक इंडिविजुअल है, तो इस पे स्लैब रेट लगेगी। पार्टनरशिप है तो 30% फ्लैट लगेगी, यानी वो रूल है। सोसाइटी है तो 10,000 तक 10%, अगले 10 पे 20 और 20,000 के बाद 30, यानी नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह टैक्स लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ना हमारे माइंड में आता है कि स्पेकुलेशन तो गलत इनकम होगी, इस पे तो क्या लगना चाहिए 30% फ्लैट। वो कैजुअल पे लगता है, कैजुअल इनकम पे लगता है। कैजुअल इनकम कौन सी होती है? जैसे कि आप शर्तें लगा रहे हैं क्रिकेट मैच पे, इलेक्शन में देखें ममता दीदी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, लगा रहे हैं ना लोग शर्तें, तो वो बैटिंग, या पत्ते खेल रहे हैं, या हॉर्स रेस, ऐसा ये सब कुछ क्या है, मटका वगैरह, तंबोला खेलते हैं लोग, तंबोला, उससे जीतते हैं, तो ये कैजुअल इनकम है। इस पे 30% क्या लगता है? फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। ये अदर सोर्सेज का चैप्टर बताएगा इसकी डिटेल, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस है, उस पे क्या लगती है? रूटीन स्लैब, वो रूल लगते हैं, उस पे फ्लैट 30% का रूल नहीं। और स्पेकुलेशन का लॉस भी एडजस्ट होता है, बेकार नहीं जाता। कहाँ से? स्पेकुलेशन इनकम से। जबकि पत्ते खेले हार गए, वो कहीं नहीं एडजस्ट होता, वो लॉस क्या होता है? बेकार। तो कैजुअल इनकम और लॉस अलग चीज है, स्पेकुलेशन बिजनेस एक अलग चीज है। चलिए आगे जाके एक सेक्शन आएगा 44 रेडी। अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाना चाहते प्रॉपर, तो आप अपनी सेल पे या टर्नओवर पे सीधा 6 या 8% इनकम डिक्लेयर कर दो। छोटा दुकानदार है, 80 लाख रुपए की सेल है, देखना एक छोटा दुकानदार है जिसकी सेल 80 लाख है, अगर वो प्रॉपर अकाउंट ना बनाए तो आगे जाके एक सेक्शन आना है 44 रेडी, वो कहेगा तू 80 लाख का सीधा 8% इनकम मान ले 640, या 6% 360 मान ले। अगर तो वो कैश वैश माल बेचता है तो 8%, अगर वो ऑनलाइन माल बेचता है तो 6%, यानी बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट लेता है। तो वो रूल स्पेकुलेशन में भी लगा सकते हो आप, सट्टे में भी। एक बंदा कहता है सर सट्टे में तो सेल परचेज होती नहीं, तो सेल का नहीं करना, वहाँ टर्नओवर का मतलब सेल और परचेज का डिफरेंस जो बचता है आपको। यानी मान लो आपने 1 करोड़ का माल बुक किया, डमी परचेज किया, फिर वो डमी सेल की मान लो 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख का डिफरेंस ही ले रहे हो ना आप, ये 10 लाख रुपए आपकी क्या है? टर्नओवर। अगर 1 करोड़ वाला 99 में गया तो 1 लाख का लॉस, तो ये लाख रुपए क्या है? लॉस भी एक टर्नओवर। यानी रेट का डिफरेंस ही टर्नओवर है, और आप उसका 6 और 8% का रूल लगा पाएंगे। सेक्शन 44 एडी इस सट्टे पे भी लगा सकते हैं। 44 एडी के लिए आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, इस चैप्टर में आगे जाके आएगा, फिर पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, बिजनेस होने के लिए क्या करंट ईयर में बिजनेस एक्टिविटी हो जरूरी है? कभी कभी करंट ईयर में बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल रही तब भी बिजनेस इनकम आ सकती है। वैसे तो एक सेंटेंस लिखा है कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। भाई साल के बीच में बिजनेस चला होगा तो ही बिजनेस इनकम आएगी, बिजनेस चला ही नहीं तो बिजनेस इनकम आ जाएगी? नहीं, सही बात है। दुकान चली ही नहीं तो बिजनेस इनकम आ जाएगी? नहीं। किसी ने ट्यूशन पढ़ाई नहीं सारा साल, कोरोना नहीं खराब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, अब सेशन शुरू होना है, वो कहता है जी अब फिर कहता रेस्ट करो सारा सिस्टम पे डाउन। मान के चलो भी सेशन का अलग अलग लोगों का अलग अलग है, कोई IIT टीच करता है, तो कोई +1 +2, तो कोई स्कूल के छोटे बच्चे, तो कोई CA स्टूडेंट, CS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो किसी का तो सेशन ऑलरेडी शुरू हो गया, किसी का शुरू होना है। मान लो काम ही नहीं चला, सरकार कहती बंद, और बंद के केस में बिजनेस चला ही नहीं तो इनकम आएगी नॉर्मली? हाँ ठीक है, अगर वो ऑनलाइन चला रहे हैं तो अलग बात है, आई है तो ठीक है इनकम। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं,
कि बिजनेस इनकम फिर भी आ सकती है, चाहे करंट ईयर में बिजनेस नहीं भी चला। फॉर एग्जांपल, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। एक आदमी दुकानदार था, करियाने का सामान बेचा करता था, लेकिन उधार बेचा गया, बेचे गया और इतने बैड डेट्स हुए कि कमर ही टूट गई उसकी और दुकान ही बंद हो गई उसकी। बैड डेट्स हो गई इतने, दुकान बंद। अब वो क्या है, किसी जगह नौकरी करने लगा। अब वो क्या बन गया है, एम्प्लॉई। अब उसकी इनकम कौन से चैप्टर की है, सैलरी। 4 साल बाद एक बंदा आया, कहता जी आपने मुझे पहचाना? कहता देखा हुआ तो लग रहा है यार तेरे को। कहता जी मैं आपका वही डिफ़ॉल्टर कस्टमर हूँ जिसने आपके पैसे नहीं दिए थे। कहता हाँ अब याद आ गया, अब तो याद आना ही था पैसे देने। कहता जी भाई साहब मैंने पैसे देने थे, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी मेरी, लेकिन अब खूब पैसा आ गया। कहता ये लो आपके लाख रुपए। उस बंदे को बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। व्हेन ही इज नॉट डूइंग अ बिजनेस, कर रहा है वो बिजनेस नहीं, पर इनकम टैक्स लेगा। इनकम टैक्स ने टैक्स तो लेना है, तो इनकम टैक्स कहता भाई तेरी ये इनकम कौन सी मान ले, बिजनेस की, चाहे तू इस साल बिजनेस नहीं कर रहा। क्लियर। डॉक्टर था, दांत खिंचा करता था लोगों के, डेंटिस्ट था, काम था उसका, ठीक है। और वो डॉक्टर अपनी बुक्स कैश बेसिस पे बनाता था। 2 सिस्टम होते हैं ना, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे बनाओ या फिर किस बेस पे, मर्केंटाइल। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग मेथड 2 तरह का रहता है, एक कैश बेसिस और एक कौन सा होता है, मर्केंटाइल। वो आदमी कैश बेसिस पे अकाउंट बना रहा था, भी जब आएंगे तब इनकम मानूंगा। उसने किसी के डेंटिस्ट ने ट्रीटमेंट किया, बंदा कहता है दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। कहता चल ठीक है भैया। उसकी थोड़े दिन बाद उसने अपना डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ दी, वो कहीं खुद जॉब करने लग गया। अब आके वो जो पेशेंट था पैसे देगा कई साल बाद, तो वो कैश जब मिले तब उसका क्लिनिक ही नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं, तब भी जब कैश मिलेंगे वो किस चैप्टर की इनकम माना जाएगा, बिजनेस। क्लियर। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी थी। उसके पास्ट में जो असेट थी उसकी कॉस्ट थी, मान लो प्लांट एंड मशीनरी की, उनकी कॉस्ट पास्ट में 10 लाख थी। उन्होंने पास्ट में डेप्रिसिएशन लगाया एसएलएम मेथड से, मान लो 4 लाख। असेट्स की डब्ल्यूडीवी कितनी पड़ी थी, 6। उन्होंने वो कंपनी बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बंद कर दी। लेकिन अब वो मशीन बेची अगले साल बेची, वो कंपनी बंद, मशीन बेची, वो मशीन बिक गई, सोल्ड फॉर, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर। वो प्लांट एंड मशीनरी बिक गई 9 लाख, 3 लाख रुपए सरप्लस आ गया। ये जो 3 लाख सरप्लस है ये क्या माना जाएगा, जब बिकेगी ये, पास्ट में आपने 4 लाख रुपए क्या लगाया था, डेप्रिसिएशन, 4 लाख तक ये क्या मानी जाएगी, पीजीबीपी की इनकम, जब ये मशीन बिकेगी। पढ़ा था ना सेक्शन 32(1)(1) कि भाई जो सरप्लस आएगा, पास्ट में जितना डेप्रिसिएशन लगाया वहां तक बिजनेस इनकम, उससे ऊपर क्या आएगा, कैपिटल गेन। तो यहाँ तो पास्ट में 4 लाख लगाया आपने, तो आपको सरप्लस 3 आया है, तो 3 का 3 क्या माना जाएगा, बिजनेस। चाहे असेट बेचने वाले साल आप कोई बिजनेस नहीं करते तब भी ये आपकी इनकम क्या होगी, बिजनेस की। ऐसे ही सेक्शन 35 आगे आएगा, साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट में भी ऐसा है। आपने एसेट बेची, जितना P&L से राइट ऑफ हुआ पास्ट में, वहां तक क्या मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम, चाहे आपकी दुकानदारी तब बंद हो चुकी हो तब भी। क्लियर। तो ये कुछ एक एक्सेप्शन है कि जैसे वो कोई पुराना लॉस या कोई पुराना खर्चा रिकवर हो गया। जैसे एक सुनना, किसी एरिया में फ्लड आया, अब तो वैसे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा होता है कि कुछ पानी ओवरफ्लो की इशू आते। मान लो 4 साल पुरानी बात थी, किसी एरिया में हैवी फ्लड आया, लोगों की दुकानों का सामान खराब हो गया। उस साल उन्होंने अपने P&L में लॉस डाल दिया। राम नाम के आदमी का भी लॉस हुआ था, 5 लाख रुपए उसने अपने P&L में क्लेम कर लिया, खर्चा भी लॉस हो गया मेरा। सरकार से रिक्वेस्ट करें भाई कुछ सिंपैथी दिखाओ, पैसा दो, कंपनसेट करो। सरकार कहते देखेंगे देखेंगे देखेंगे, चलता रहा। इस बीच उस बंदे की दुकानदारी बंद हो गई, बंद कर दी उसने और नौकरी करने लगा। लेकिन 5 साल बीतने के बाद सरकार ने हिसाब लगा के सबको पैसा दिया। राम को भी 2.5 लाख रुपए दे दिया सरकार ने।
तेरा नुकसान हुआ था ना दुकान का, ये उठा 2.5 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख रुपए किसकी इनकम मानी जाएगी? बिजनेस। क्योंकि तुझे ये 5 लाख रुपए तूने जो लॉस उठाया था, लॉस हुआ था, बिजनेस का सामान खराब हुआ था, उसके अगेंस्ट सरकार ने अब आके कंपनसेशन बांटा। ऐसे ही होता है, सरकार बड़ी लेट तक कंपनसेशन केस चलते रहते हैं, कंपनसेशन तब जाके मिला 2.5 लाख रुपए का कंपनसेशन। तो ये क्या है? 2.5 लाख रुपए का कंपनसेशन बिजनेस की इनकम, चाहे उस वक्त आप बिजनेस प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो जरूरी नहीं है उस साल बिजनेस हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये एग्जांपल दे रहा था। नेक्स्ट, इसी पेज पे नीचे क्या कह रहा है? ये ना सारे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट कंपनी के केस में भी कोर्ट ने माना है कि जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि बिजनेस चल रहा हो तो ही बिजनेस इनकम आएगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बिजनेस नहीं चल रहा तब भी क्या आ सकती है? बिजनेस की इनकम आ सकती है। बंदे ने खूब माल बेचा, कंपनी का माल पे माल बेच रहा है, बढ़िया टारगेट अचीव किए, तो ठीक है, कंपनी वो हिसाब करके पैसा देती है। लेकिन कंपनी ने अभी कुछ नहीं दिया, बंदे ने वो दुकान ही बंद कर दी, उसे बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, नौकरी करने लगा, कह कौन टेंशन ले बिजनेस की, बहुत बढ़िया परफेक्ट जॉब मिल गई। अब आके कंपनी ने उसे कहा तेरा हिसाब करके तेरा कमीशन बनता है, ये ले। अब उसका बिजनेस ही नहीं है, तब भी वो इनकम कौन सी मानी जाएगी? बिजनेस और प्रोफेशन की। नीचे केस लो है, केस के नाम नहीं याद रखने जरूरी नहीं है, फैक्ट याद रखो। प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी कर रहा है, बहुत अच्छी फोटोग्राफी की और कहीं से उसे इनाम मिलता है ना कई बार। कहाँ से मिलता है? कई बार आपकी वो बेस्ट फोटो सेलेक्ट होगी किसी में। ये ना डिस्कवरी पे प्रोजेक्ट नहीं लेते लोग, तरह तरह के बना के भेजे जाते हैं, डिस्कवरी चैनल वाले सिलेक्ट करने, आप भी बना के देखो, कभी भेज के देखो, अगर सिलेक्ट हो जाए तो वो चला देंगे डिस्कवरी पे। पीछे उन्होंने जयपुर में मंकीज़ पे बनाया था किसी ने प्रोजेक्ट। जयपुर में मंकी बहुत हैं, वो कहते हैं जी इस तरह कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे परेशान करते हैं, ये वो सारा वो भी दिखा दिया उन्होंने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी को अच्छी फोटोग्राफी करता है या किसी फील्ड में काम करता है, इनाम मिल जाए कहीं से, तो अवार्ड पे पैसा मिल जाए, तो वो उसकी कौन सी इनकम है? बिजनेस और प्रोफेशन। एक क्लिपिंग चली थी ऐसी, एक बंदे को अवार्ड भी मिला था। जैसे जंगल में घूमते ही रहते हैं लोग, ये इनका शौक होता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इस तरह की फोटोग्राफी वीडियो बनाना। तो शायद वो वीडियो आपने भी देखी होगी, काफ़ी जगह चली। तो एक ऐसी टाइगर जा रहा है, जैसे आसमान में वो कोई पिजन वगैरह जैसे उड़ रहा है, तो वो भागता रहा रूटीन नीचे, ऊपर वाले को क्या पता भी ये तो ज़मीन पे दौड़ रहा है। उसने भागते भागते एकदम ऊपर जंप लगा के उड़ते हुए कोई पकड़ लिया। ऊपर पिजन उड़ रहे थे, वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं थे, तो उनको लगा भी ये तो ज़मीन का बंदा है, दौड़ रहा है। उसने अपनी स्पीड नीचे ही भाग रहा था, उड़ते उड़ते जंप लगाया, उड़ते हुए कोई पकड़ लिया। तो वो बड़ा हिट हुआ, बड़ी जगह ट्रोल हुआ वो कि ये वाली क्लिपिंग। तो बाई चांस उसके रिकॉर्ड में आ गई, वो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा उस वक्त, तो सीन रिकॉर्ड हो गया और वो बहुत मतलब फेमस हुआ उस वजह से। तो कई बार ऐसी कोई चीज़ है और आपको उसके लिए रिवॉर्ड, इनाम, कोई पैसा मिलता है, तो वो सब क्या आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम। नेक्स्ट कहता है गिफ्ट में आपको एम्बेसडर कार मिल गई टारगेट अचीव करने पे, ये बिजनेस की इनकम है। हाँ, अभी बात की आपने, एक डॉक्टर को कंपनी वाले, देखो वो एक ना फ्री बीज, मतलब हनी बी, फ्री बी, वो नहीं, मतलब वो आप आगे बात करेंगे, रिश्वत टाइप ना हो। देखो कुछ, अगर आपने बहुत ही बढ़िया कोई प्रोडक्ट बेच दिया कंपनी का और कंपनी आपसे खुश है कि तूने हमारा बड़ा माल बेचा और रूटीन में टारगेट अचीव करने पे कमीशन देती है, तो वो क्या आपको ऐसे गिफ्ट देती है, तो वो सब क्या है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। मेडिकल फील्ड में ये इतना सीधा नहीं है कि डॉक्टर को कोई दे जाए ऐसे पैसे, क्योंकि डॉक्टर फिर गलत भी हो सकता है, भी जानबूझ के महंगी दवाइयाँ लिखता है इस तरह से, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो 2 नंबर में भी ले लेते हैं पैसे वो। लेकिन अगर वैसे कंपनी में कोई और सामान बेच रहे हो आप, एसी, कूलर, कुछ भी टारगेट अचीव करने पे मिलता है, तो वो क्या है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। नेक्स्ट, सरकार ने बिजली का बिल आपको रिफंड कर दिया, बताया था ना अभी, पहले भरा, बिजनेस के खर्चे में आया, सरकार ने कहा चलो इस बंदे ने बहुत बढ़िया काम किया कंट्री के लिए, इसका बिल दे दो वापस, तो वो सब्सिडी मिल गई, आपको बिल वापस आ गया, तो वो क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम। कई बार क्या होता है, मान लो मैं बात करूं, हमारी इस इंस्टीट्यूट का एक बार बिल गलती क्या, जैसे भी है, एक बिल काफ़ी ज़्यादा आ गया, मतलब वो दिन भी सर्दी के थे और उस दिनों में तो एसी वेसी और कुछ भी नहीं होता, 35,000 बिल आ गया। हमने बिजली बोर्ड को बताया कि भी ऐसे करके ये पॉसिबल नहीं है, बिल
तो 2-3 हज़ार रुपये विंटर सीजन में तो आते ही नहीं, इससे ज़्यादा रीडिंग भी नहीं है। वो कहता नहीं जी पास्ट में आपका ना बिल गलत गया हुआ है, आपका बिल कम गया हुआ है पास्ट में, कोई पर यूनिट रेट कम लग गया किसी वजह से, आपका रेट ज़्यादा लगना चाहिए, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इतने किलोवाट से बड़ा मीटर है तो इतने रुपये पर यूनिट लगना चाहिए और आपका कम लग गया। मेरे को कोई नॉन है, मेरा सीए है कोई स्टूडेंट वहाँ पे बिजली बोर्ड में गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने उसको फ़ोन किया भी तू कंफर्म कर, तो उसने कंफर्म करके बताया सर ये ना सही है, ये जो बिल है ये आपको भरना पड़ेगा, ये ना गलत लग गया आपका बिल। उसने कहा तो फिर मुझे ज़्यादा श्योर होगा भी भरना पड़ेगा, लेकिन वो कहता जी आप केस कर सकते हो बिजली बोर्ड पे कि आपने इस गलत तरीके से, क्योंकि बिल अब एकदम आ गया तो उसमें ना कई तरह के चार्जेस होते हैं, वो एक लिमिट के बाद ज़्यादा लग जाते हैं ऐसा कुछ। तो चलो हमने वो बिल भर दिया क्योंकि भरना था, लेकिन उस पर केस कर दिया। अब वो खर्चा क्लेम हो गया हमारा P&L में बिल। कल को मान लो केस जीत के कुछ पैसा मिल गया, मान लो 15,000 रुपये वापस आ गया, तो वो क्या होगी बिजनेस की इनकम, क्योंकि जो पे किया वो खर्चे में डाल दिया। अब अगर कुछ मिला तो वो क्या होगी बिजनेस की इनकम। सही है, ऐसा होता है कई बार। चलो नेक्स्ट कहता क्या, एक बंदे ने फैक्ट्री, जैसे मान लो देखो अगर हमेशा के लिए बंद कर दी, मान लो एक बंदा कोचिंग सेंटर चलाता है, उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्या अपने दोबारा चलाना ही नहीं। अब वो चेयर किसी को किराए पे दे दे उस इंस्टीट्यूट की, तो वो किराया किस चैप्टर की इनकम में आएगा? अदर सोर्सेज, बिजनेस नहीं, अदर सोर्सेज, क्योंकि चेयर किराए पे देना उसका काम बिजनेस का नहीं है, वो किस चैप्टर में जाएगा? अदर सोर्सेज। लेकिन मान लो उस बंदे का काम ऐसा है, टेम्परेरी दी है उसने, वो कोचिंग सेंटर को रन करेगा, बीच में 1 महीना समर वेकेशन आ गई, इंस्टीट्यूट खाली है, 1 महीने बाद फिर क्या क्लासेस लगानी है, मीन टाइम में उसने किराए पे दी, तो इसे बिजनेस का पार्ट ही मान लो कि चलो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ही निकल जाएगा, तो उस मीन टाइम में दे दी, तो वो क्या है? पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हो सकता है। हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, फिर तो भैया तुझे ये किराया जो है ये तेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं, ये क्या है? अदर सोर्सेज। क्लियर जी। चलो नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, कहता है एक आदमी का काम है लोगों को समझा रहा है एथिज्म के ऊपर, बिलीव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, कुछ ऐसी बातें हैं, होता है ना ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बातें करते हैं लोग, तो उसका लोगों में स्प्रेड करना है रिलीजन को लेके, कुछ सुपरस्टिशंस को ख़त्म करना है या लोगों को सुपरस्टिशियस बनाना है, जो मर्जी लगाओ, किसी का काम है, उससे रिलेटेड उसे कोई प्रोजेक्ट मिला है ऐसा किसी फ्रेंड से कि लोगों को समझाना है इस तरह की चीज़ें, तो वो उसका पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है। जैसे एक मान लो आदमी कंपनी के लिए काम करता था, सुना, कंपनीज के लिए काम करता था, समझाता था ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये समझाना उसका काम था। कंपनी से प्रोजेक्ट लेता था, गली मोहल्लों में जा के वो स्क्रीन लगा के ना, सुना आपने ऐसा हो कहीं, ये ज़्यादातर कस्बे टाइप का एरिया है। देखो पढ़ी लिखी कम्युनिटी को ऐसे जा के समझाने की ज़रूरत नहीं है, टीवी में दे दो, व्हाट्सएप वो सब है, लेकिन जो कस्बे में रहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके पास ज़्यादा वो फेसबुक और इन चीज़ों पे नहीं रहते, उनको जाके समझाना पड़ता है, तो उनको जाके वहाँ स्क्रीन लगा के ये वो समझाना, कुछ खाने पीने को बांट दो प्लस स्क्रीन लगा के। ऐसा क्या हुआ, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करता था किसी ने कहा, यूएसए की एक कंपनी ने कहा कि तुझे ना वो लोगों को गॉड क्राइस्ट के बारे में समझाना है। सुना आपने ऐसे क्लासेस लगती हैं कई जगह, लोगों को पैसा है, गॉड क्राइस्ट कौन थे, ये वो ऐसे कोर्स करवाते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और बड़े तो कन्वर्ट हो गए हमारे, जो हिंदू थे ना क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि वो लालच देते हैं, वो कहते जी आपके बच्चों को सारी उम्र फ्री पढ़ाएंगे। नाम नहीं लूँगा, लोकल में भी एक स्कूल है, जो कन्वर्टेड बच्चे हैं ना ऐसे, उनके बच्चों के लिए वैन है, और जो नॉर्मल हिंदू है जो आम, उनके लिए कोई वैन नहीं है स्कूल की। जो कन्वर्ट हो गई है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लालच वालच दे के उनको क्रिश्चियन बना दिया, उनके लिए फ्री में वैन है, उनके लिए अलग से स्कूल चलता है, उनको खाना वाना मिलता है, सब कुछ। और वो जो शहर में वो क्रिसमस के दिन निकालते हैं ना वो अपना सारा सिस्टम, तो उसमें वही लोग आगे होते हैं जो कन्वर्टेड वाले हैं, देखना कभी। तो वो है ही नहीं, पंजाबी बोलते दिखते हैं, हिंदी बोलते दिखते हैं, क्रिश्चियन है ही नहीं। मेरे को एक मिला, कहता जी, मैंने कहा तेरा नाम क्या है, कहता बेंसन। मैं तो लगता तो नहीं क्रिश्चियन, नेल्सन बेंसन उसके भाई का। मैं कहा तू क्रिश्चियन नहीं लगता, पक्का तू कन्वर्टेड है। वो खुद ही हंसने लग गया, है ही नहीं थे, वो बन जाते हैं, ये धर्म बदल लेते हैं अपना पैसे वैसे लेके। कहता फिर क्या हो गया, आग नहीं लगाएंगे दफना देंगे, मरने के बाद तो क्या पता। वो ऐसे ही होता है,
हिंदू तो जलाते हैं, वो दबा देते हैं, ज़िंदगी तो आराम से निकल जाएगी, पैसा दे रहे हैं, खूब फैसिलिटी दे रहे हैं। आधा हिंदुस्तान इन्होंने क्रिश्चियन बना देना। उधर कोलकाता साइड भी बड़े केसेस थे ऐसे, और केरला में बड़े केसेस, ऐसा है ना सिस्टम, मुस्लिम बना देना, क्रिश्चियन बना देना, ये सब। चलो, तो लोगों को पैसा मिलता है इस तरह के प्रोजेक्ट का। आपको कोर्स ज्वाइन करवा देंगे, क्या ये ले बेटा बुक पकड़, ये पढ़, फिर तेरे को घर में क्वेश्चनर देंगे, बुक पढ़ ले, फिर पूछा जाएगा उससे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, तू पास होएगा, फिर और अगला कोर्स तेरा, जब तेरा कोर्स पूरा हो गया तेरे को बढ़िया इतने पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी यूएसए में, ये वो ऐसा करके। तो वो फिर जब पढ़ने लग गया, उनका धर्म कर्म बस उनका ही हो जाता है, बंदा दिमाग उधर ही हो जाता है। तो किसी बंदे ने वो प्रोडक्ट का करता था इस तरह से एडवर्टाइजमेंट, उसे किसी ने आके कहा भैया तू छोड़ यार, प्रोडक्ट कितने देते हैं, तो हमारा ये चला, हमारे धर्म से रिलेटेड ये चला, तेरे को इतना पैसा देंगे। तो उसका तो काम है, कहता आप तो कुछ भी चला देते हैं, अपने क्या है, अपने को तो काम ही है ये। उसके लिए कौन सी इनकम है ये? बिजनेस और प्रोफेशन, ये बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। ओके, तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक पेशेंट को बंदे ने ट्रीट किया, सेकेंड इलस्ट्रेशन पेज नंबर 3, एक पेशेंट को 94 में सर्जरी करके ठीक किया, ठीक है, बीमारी उसकी ठीक की। वो पेशेंट से 20,000 रुपये चार्जेस तब ले लिए थे, कब की बात? बड़ी साल पुरानी होगी ये तो, 20-25 साल पुरानी। पेशेंट का इलाज कर लिया, उस वक्त 20,000 रुपये फीस ले ली। क्या हुआ, अब 20-21 में पेशेंट ने आके जमीन का एक टुकड़ा जो कि 1.38 एकड़ है, गिफ्ट में उस डॉक्टर को दे दिया। कहता है डॉक्टर साहब आपकी काइंडनेस है कि आपने मेरा इलाज किया था और आज आके आपको पीस ऑफ लैंड दे देता है। असेसिंग ऑफिसर कहता है ये जो इनकम है ये प्रोफेशन की इनकम है, डॉक्टर ये तेरी प्रोफेशनल इनकम है। ऑफिसर कह रहा है तेरे को तेरे पेशेंट ने ज़मीन दी है 40,000 रुपये की, ये तेरी किस चैप्टर की इनकम में जुड़ेगी? बिजनेस। और डॉक्टर का कहना है ना ना जी, ये तो पेशेंट मुझे रोज़ मिलता था, रोज़ थैंक्स बोलता था, दोस्ती होगी, अब दोस्ती के नाते दे गया। कहता है वरना 26 साल लगे थैंक्स करने के लिए, भी 94 में इलाज किया था और 2020-21 में आके पेशेंट ज़मीन का एक टुकड़ा दे रहा है थैंक्स में, वोट ऑफ थैंक्स में। क्या ये सही है? 26 साल लग गए उसे थैंक्स करने में? नहीं। डॉक्टर का कहना है जी दोस्ती के चक्कर में दे गया, वो मेरा दोस्त बन गया, वो हो ही जाता है। तो वो कह रहा है जी, ऑफिसर कह रहा है ना पर्सनल गिफ्ट नहीं है। पंगा क्या है, पर्सनल गिफ्ट है तो माफ़, क्योंकि अगर ये पर्सनल गिफ्ट है तो 56(2)(10 में जाएगा, और 56(2)(10 में जाने वाले गिफ्ट क्या है? 50,000 से नीचे हैं तो सारे के सारे माफ़, 50 है पूरा तो भी माफ़, 0 टैक्स लगेगा नहीं। और बिजनेस प्रोफेशन में कुछ भी माफ़ नहीं, अगर ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो सारा टैक्सेबल। क्या कहते हैं आप, इसका क्या जजमेंट होना चाहिए? कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने माना कि प्रोफेशनल इनकम नहीं है, इतने टाइम गैप के बाद आपके काम से रिलेटेड गिफ्ट नहीं है। काम से रिलेटेड गिफ्ट देना होता, डॉक्टर के ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट के बदले में देना होता तो वो तभी दे देता थोड़े टाइम में जब वो इलाज उसका ठीक हो गया। ये तो पर्सनल गिफ्ट है, दोस्ती में मिला गिफ्ट है, और 50,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए पूरी तरह से ये क्या होएगा? माफ़। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट भी हो जाएगा, किसी कंपनी का सिम का कॉन्ट्रैक्ट था एरिया वाइज, नॉर्थ चेन्नई और साउथ चेन्नई, बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर दिया सामने वालों ने, उस कंपनी को कहा दिया भी तेरा ये किसी और को दे रहे हैं ये वाला एरिया, तुझे क्या दे देते हैं हम? कंपनसेशन। ये कंपनसेशन किस चैप्टर की इनकम है आपकी? बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, ये बता रहा है, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145 कहता है आप कैश बेसिस पे भी अकाउंट बना सकते हैं और मर्केंटाइल बेसिस पे भी, सेक्शन 145 कहता है। ऐसा है, जो तो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, जो सामान नहीं बेचते, वो तो अक्सर कैश बेसिस पे अकाउंट बना लेते हैं। दुकानदार कैसे बना लेगा कैश बेसिस पे? उधार सेल नहीं लिखेगा क्या? उसके अकाउंट बड़े मिसमैच हो जाएंगे। मान लो माल उधार बेचा, कहता मैं तो कैश बेसिस पे बना रहा हूँ, नहीं लिखता सेल में, फिर उसकी सेल दिखेगी नहीं, स्टॉक कम दिखेगा, बड़े अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि परचेज 1000 किलो माल किया, सेल उसने सारा उधार किया, सेल दिखाएगा नहीं, कहता मैं तो कैश बेसिस पे बना रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखेगा, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाएगी। तो बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कैश बेसिस पे अकाउंट बनाए। हाँ, प्रोफेशनल आदमी की मर्जी है वो कैश बेस पे बनाए या मर्केंटाइल। मैं अपनी बात करूँ, मैं चाहूँ तो कैश बेसिस पे भी बना सकता हूँ, क्यों? मैं कोई सामान ही नहीं खरीदता ना बेचता, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, जो आया वो इनकम, जो नहीं आया रह गया रह गया, ऐसे
जो दिया वो खर्चा, जो नहीं दिया जब देंगे तब खर्चा। कैश बेसिस मैं चाहूं तो कैसे बना लूं, मर्केंटाइल बेसिस पे भी। तो आपकी चॉइस है, आप कैश बेसिस पे अकाउंट बनाओ या मर्केंटाइल। वैसे आपकी नॉलेज के लिए कंपनीज को तो अलाउड ही नहीं है कैश बेसिस। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज है दे हैव टू मेंटेन देयर अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल बेसिस ओनली। ओके, वो बता रहा है। वैसे ICDS है 10 इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड हैं, ICDS इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, उनको भी मायने में रखा जाए। क्या है हमें जाने की जरूरत नहीं है उसमें। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 इनकम कंप्यूट करने के लिए स्टैंडर्ड दिए ICDS, उसको भी फॉलो किया जाए। 145A कहता है, सेक्शन 145A कहता है वैसे तो ठीक है मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगा लो आप, लेकिन कुछ एक चीज़ों पे स्पेशली रूल है। जैसे सेक्शन है 43B, वो कुछ चीज़ों पे लगता है और कहता है भैया तू मेथड जो मर्जी लगा, अगर अप टू रिटर्न तूने ये खर्चे पे कर दिए अप टू रिटर्न फाइलिंग तो अलाउड, वरना नॉट अलाउड। तो अलाउड होंगे, वरना ये एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट, जैसे कि GST, एम्प्लॉयज़ का बोनस कमीशन या एम्प्लॉयज़ के PF में कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बैंकों का ब्याज, एम्प्लॉयज़ का बोनस कमीशन, कोई इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट GST वगैरह, या एम्प्लॉयज़ के रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मालिक ने कॉन्ट्री करना है। कुछ एक चीज़ें डिटेल में आगे आएगा ये, इन पे रूल सीधा है। तो जो मर्जी अकाउंट का तरीका हो, चाहे मर्केंटाइल चाहे कैश, रिटर्न की डेट तक खर्चे ये वाले पे कर दिए तूने, सबूत दिखा तो P&L में अलाउड, वरना अलाउड नहीं है ये वाले खर्चे। जैसे मान लो बैंक का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मैं कहता हूँ सर दे दूंगा, मैं तो किस बेस पे अकाउंट बना रहा हूँ, ड्यू बेसिस पे मर्केंटाइल। इनकम टैक्स कहता है दे दूंगा नहीं, दे दे, रिटर्न की डेट से पहले पहले दे दे। आम आदमी की रिटर्न भरने की डेट होती है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑडिट केस में 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, अभी वो 31 अक्टूबर कर दी थी उन्होंने। चलो जो भी है, नॉर्मल आदमी की 31 अक्टूबर ऑडिट केस में, तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर जो भी डेट है आपकी रिटर्न भरने की, तब तक पे कर दो। मान लो साल खत्म हो गया, 31 मार्च को नहीं पे किया बैंक का ब्याज, तो भी अप्रैल में दे दो, मई में दे दो, जून में दे दो, जुलाई में, रिटर्न भरने की डेट से पहले पहले दे दो तो अलाउड, वरना अलाउड नहीं। तब अलाउड होगा जब पे कर दोगे उस साल, अलग ही रूल है ये। ठीक, एम्प्लॉयज का बोनस कमीशन आउटस्टैंडिंग है, आप कहते हैं दे दूंगा, इनकम टैक्स कहते हैं दे दूंगा, क्या मतलब है, दे दे, दे देगा तो अलाउड, वरना अलाउड नहीं, ये रूल है। सही है। तो ये 43B सेक्शन है आगे डिटेल में। तो 145A कहता है इनकम कंप्यूट करते वक्त ठीक है आप मर्केंटाइल कैश बेसिस, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोविजन है 43B जैसे जिनका अलग ही रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। 43B इस चैप्टर में आएगा डिटेल में आगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर में आएगा, पूरा डिटेल में रूल है कि भाई बैंकों का ब्याज, GST, एम्प्लॉयज़ का बोनस कमीशन या लीव सैलरी, ठीक, या फिर क्या RPF का कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा एम्प्लॉयर का, ये रिटर्न की डेट तक पे करोगे तो अलाउड, नहीं पे करोगे तो अलाउड नहीं होगा। सही है, पढ़ लोगे। नीचे 145B भी कह रहा है, ये चलो कल देखते हैं, 145A तक का कवर कर लो आप, कल कंटिन्यू करते हैं इसको।